आपसे हम जो भी बातें करते हैं ये हमारी पर्सनल है। इसका हर्बल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है ना, कोई क्लेम नहीं है। ये हमारी पर्सनल स्टोरी है, हमारी मेहनत, हमारे काम, हमारा बिलीफ, है ना, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन गया उसके हिसाब से है। तो आपका भी रिजल्ट मेरे जैसा हो सकता है या इससे भी कई गुना बेहतर हो सकता है, ये आपका पर्सनल होगा। तो सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे इन सज्जन का। यदि ये नहीं होते तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाते, हमारी लाइफ में ये चेंजेस नहीं हो पाता। तो हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं इनके ऊपर में, मिस्टर मार्क्यूस के ऊपर में। यहाँ आने से पहले मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, दवा कंपनी में। ये मेरे शुरुआती दिनों का फोटोग्राफ्स है, आप देख रहे हैं। टाई पहन के जो चश्मे वाला लास्ट में है ना, पतला दुबला, ये मैं ही हूँ। और करीब 16 साल मैंने दवा कंपनी में काम किया, सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे आया। लेकिन वहाँ के काम का शेड्यूल प्राइवेट कंपनियों में काम करने से केवल एक गन्ना पेरने की मशीन की तरह रहता है। वो आपको यूज करते जाते हैं, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं, रूटीन नहीं, खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं, जिसकी वजह से मेरी सेहत खराब होते जा रही थी। मेरे साथ साथ मेरी वाइफ की भी सेहत खराब होते जा रही थी। तभी मेरे सीनियर मैनेजर जो यहाँ पे बीच में जो बैठे हुए हैं, और जो क्या बोलते हैं, एक मोनो लगा के बैठे हुए हैं, यही मेरे स्पॉन्सर हैं। इन्होंने मुझे मेरे कोच से मिलवाया। सो एक बार जोरदार क्लैपिंग करूंगा मेरे स्पॉन्सर के लिए और मेरे कोच के लिए। हालांकि मेरे स्पॉन्सर मुझे इनके पास ला के छोड़ के चले गए, वो तो अभी भी वैसी ही हैं, वो कहीं और हैं, वो इस कम्युनिटी में नहीं है। और लेकिन मेरे कोच ने मेरा हाथ थामा। और मेरे कोच आप सब जानते ही हैं, नन अदर देन, कोई और नहीं, हमारे चेयरमैन क्लब मिस्टर परवेश चौकसी एंड दिव्या मैम है। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। मैं इनसे डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ मैं। और इनकी गाइडेंस में इन्होंने मुझे एक इवेंट दिखाया जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल डे बोलते हैं। उस समय उस समय वो एसटीएस के नाम से जाना जाता था। तो इसी एसटीएस में मैं गया था, कहीं पीछे में किनारे में बैठा था, सारे चीजों को देख रहा था। वहां लोग आके अपना स्टोरी शेयर कर रहे थे, उनकी स्टोरी से मैं काफी प्रभावित हुआ। और मैंने डिसाइड किया कि ये न्यूट्रिशन मुझे भी चाहिए, मेरे और मेरे वाइफ के दोनों के लिए। जब हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे, तब आप देख रहे हैं हम लोग ऐसे थे। 80 केजी का वेट था मेरा, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। मेरा शुगर लेवल हाई रहता था, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, डाइजेशन का दिक्कत था। 39 की एज में ऐसा लगता था बुढ़ापा आ गई, हाथ पैर में दर्द, ये सारी चीजें थी। साथ ही साथ मैडम का भी वेट ज्यादा था, 78 केजी का। वो भी माइग्रेन से परेशान, कमर दर्द से, एड़ी दर्द से, ये सबसे परेशान रहती थी। लो बीपी की सी परेशान रहती थी। हम दोनों ने न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किया, कोच के गाइडेंस में डेली हमने क्लब जाना शुरू किया। और शानदार, मैंने 15 केजी वेट लॉस किया, मैडम ने 17 केजी वेट लॉस किया। आज मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय करते हैं। 50 साल की उम्र में ऐसा लगता है जैसे अभी 30 का हूँ। पहले 39 में ऐसा लगता था, अब तो उम्र हो गई है, 50 पार हो गई है। लेकिन रिवर्स हो गए। मैडम का भी यही लोग बोलते हैं, अब हमारे बच्चों के सामने लोग बोलते हैं इनके भैया भैया है क्या। तो बड़ा मजा आता है। तो ये था। और जब हम लोग को अच्छा लगा, तो हम लोगों ने क्या किया, ये न्यूट्रिशन पूरा परिवार लेने लग गए, है ना। पूरे परिवार ये न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसका नतीजा ये सारा रिजल्ट है। इसी न्यूट्रिशन से मिठाइयाँ खाने का मन होती है, तो इसी न्यूट्रिशन से बनाते हैं और इसी न्यूट्रिशन से खाते हैं। लड्डू भी बना के खाते हैं इसी से। और अच्छा लगा, रिजल्ट लगा, तो हमने अपने घर की बैठक रूम से लोगों को ये खाना के बारे में बताना, इसके बारे में बताना शुरू किया। ये हमारे घर का बैठक रूम है, जहाँ लोगों को हम बुलाते हैं और यहीं से लोगों को इसके बारे में बताते हैं। और लोग ये जो खाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे यहीं पे सारा चीज सेलिब्रेट भी करते हैं, एंड लोगों के साथ में फन मस्ती सेलिब्रेट करते जाते हैं। तब कंपनी ने एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हमको ये चेक दिया, जिसमें 22,335 रुपए का था। इससे मुझे विश्वास बढ़ा कि यार ये काम में अच्छा इनकम है। और मैं अपनी जॉब से पहले परेशान था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब को चेंज करना है। इसकी जगह ये तो दुआओं का काम है, ये काम करना है। और ये काम करने के लिए मैं शुरू किया। तो इसके लिए मुझे सीखने की जरूरत पड़ी, तो मैं ट्रेनिंग्स में जाने लग गया, सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ। अच्छा, कई लोगों की मदद किया, ज्यादा लोगों की मदद किया तो वीआईपी बनने का मौका मिला। हमेशा वीआईपी बन के जाने से ज्यादा मजा आता है। ट्रेनिंग्स में अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई, इंडिया के बड़े बड़े लीडर से मुलाकात हुई। इनका विजन, इनकी लाइफ स्टाइल देख करके अपना माइंड ओपन होने लगा, सोच बढ़ने लग गई। पहले आया था मैं कुछ मेरे जो सैलरी को रिप्लेस कर लूं, इतने के लिए मैं आया था, ताकि मैं अपनी नौकरी को छोड़ के इस काम को कर सकूं। इनसे मिलने के बाद समझ में आया कि लाइफ में बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें मैं पा सकता हूँ। और आज सोच बड़ा हुआ, जितना बड़ा ट्रेनिंग उतना बड़ा विजन होने लग गया, जितने बड़े लीडर से मिले उतना और लाइफ मजा आने लग गया। तो इन लोगों से इंस्पायर होकर मैंने काम करना शुरू किया। अब हम लोग क्या करते हैं,
जहां भी जाते हैं हमारे आसपास में जो भी मिलता है उनको हम इनवाइट करते हैं, लोगों को बुला के अपने घर में समझाते हैं, कभी उनके घर जाके समझाते हैं, है ना। तो जहां पे मौका मिले, जैसा मौका मिले, लोगों को हेल्थ के बारे में बताते जाते हैं। कभी कैंप लगा लेते हैं, कभी अपने क्लब में बुला लेते हैं। और जब वर्चुअल आया तो फिजिकल छोड़ के ये ऑनलाइन में अब लोगों को बताने लग गए। ये मेरा होम ऑफिस है, घर के ऑफिस जहां से भी मैं बैठा हूँ वहीं का ऑफिस है, वहीं से हम लोग ये सब सिखाते हैं। अच्छा किए, मदद किए लोगों का, तो हमेशा प्लेटिनम या वीआईपी बनने का मौका मिलता है, रिवार्ड्स मिलता है, बहुत मजा आता है। पहले नौकरी में कोई रिवार्ड्स नहीं रहता था, केवल डांट मिलता था, और यहाँ हर छोटी चीज रिवार्ड मिलता है। पहले अकेले में रहता था, नौकरी में अकेले जाता था, और आज हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं। वाइफ हाउस वाइफ है, उसको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ आकर बराबर का हम लोग दोनों चलते हैं, बड़ा मजा आता है। कई देखो अलग अलग रिवार्ड्स हमेशा रहता है। पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं है जहाँ पे हमको बिना पार्टी के यदि जाए तो मजा नहीं आता। तो कोई भी हम लोग ट्रेनिंग्स बिना पार्टी के नहीं जाते। गेस्ट स्पीकर बनने का मौका मिलता है, रिवार्ड्स अब देने का मौका मिलता है, और लाइफ में मजा आने लग गया है। अलग अलग जगहों में स्पेशल स्पीकर बन के जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो लाइफ एकदम झींगा लाला होने लग गई है। पहले केवल डांट पड़ती थी, अब मजा आने लग गया है। ये बेंगलोर एक्स्ट्रावेगेंजा का है। अपने साथ लोगों को भी लेके जाते हैं, लोगों की भी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। कभी हवाई जहाज चढ़ने का मौका लगा नहीं था, यहाँ हवाई जहाज में बैठ के अफ्रेश पीने का भी मौका मिलता है। लोग सब इधर उधर खाते हैं तो वहाँ हम अफ्रेश पीते हैं। जब वहाँ पे एयर होस्टेस को बोलते हैं कि हमको गर्म पानी चाहिए, तो बड़ा मजा आता है ना। तो वहीं बैठ के अफ्रेश पीते हैं, साथ में घूमना फिरना, लाइफ पूरा एंजॉय करना, लोगों के साथ घुमाना, कितना अच्छा लगता है। और ये लास्ट स्पेक्टाकुलर का है, जयपुर का, जहाँ पे हमको 3 स्टोन का रिकॉग्निशन मिला स्टेज में, तो और मजा आया। वाइफ भी बहुत खुश हो गई, एक साथ थे। अलग अलग थीम में हमने फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा फैमिली डे का, वर्चुअल फैमिली डे का। अलग अलग थीम में तैयार होके करते हैं। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले हमारी मेरी लाइफ में ये सब नहीं था। केवल नौकरी, जॉब जॉब जॉब, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं रहता था, फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं रहता था। अब पूरा टाइम फैमिली का रहता है, सारा पार्टी इंजॉय करते हैं, सारा चीज खाते खाते। आज बिलासपुर में हमने दो दो प्रॉपर्टी परचेस की है। एक प्रॉपर्टी हमने रेंट में दे के रखा है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये फ्लैट है जिसमें हम लोग रहते हैं। ये हमारे मेरे मेंटोर, मेरे कोच, मेरे स्पॉन्सर, तीनों कह सकता हूँ, मेरे घर आए, बड़ा मजा आया मुझे पूरा फैमिली के साथ में। कभी सोचा नहीं था वो, अब आज तो रहते हैं बाहर, लेकिन यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलने का मौका लगा। छोटा सा पहले तो ये सब नहीं था, टू व्हीलर में चलते थे, अब खुद के पैसे से बिना ईएमआई के एक छोटा सा कार लेके घूमते हैं, है ना। अब इतना हो गया कि मेरी बेटी भी वेलनेस कोच बन चुकी है, बड़ी वाली बेटी, हमारी दो बेटियां हैं, और उन्होंने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, और मजा आ गया। कभी बच्चों को हम पेमेंट करते थे, हम देते थे, अब बच्चे हमको गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ भी सामान लो तो बोलते हैं कि मैं पेमेंट कर दूं पापा। तो कितना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंज होने लग गई, है ना। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट जर्नी। यदि आप इस चीज को बिलीव करके आप भी यदि साथ चलते हो, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा बदलाव आ सकता है ना। तो ये बदलाव आता है ना, तो हम जब कोच बनने का डिसीजन लिए हैं, तो हमको कुछ चीजों को सीखना पड़ता है। पहले मुझे ये सब नहीं आता था, ये कैसे मैं करूंगा मुझे नहीं मालूम था, करते गया होते गया, है ना। तो क्या करना है वो सीखने के लिए हम, जो अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, आज हम सीखेंगे है इंपॉर्टेंट टूल कराडा स्कैन के बारे में। ये कराडा स्कैन होता क्या है, ये हमको कैसे मदद करेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं दूसरा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, जस्ट में। तो हम बिलोंग करते हैं हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री से। तो ये हमेशा याद रखिएगा, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, ना हमारे पास कोई दवाइयाँ हैं। हम वेलनेस इंडस्ट्री से हैं, लोगों को दवा मुक्त जिंदगी जीने में, स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, बीमारी की दुनिया में घुसे ही ना, इसके लिए मदद करते हैं। तो हम लोग कहलाते क्या है, एक पर्सनल वेलनेस कोच, है ना। हमको क्या बोला जाता है, वेलनेस कोच बोला जाता है। लोगों को बेहतर हेल्थ देने के लिए जो कोचिंग करते हैं, वो वेलनेस कोच। आपको पता है आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से लोगों की क्या सिनेरियो है, लोग ओवरवेट या मोटापा के शिकार होते जा रहे हैं। और मोटापा जब आता है तो अपने सामने सारी बीमारियों को साथ में लेके आता है, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार, ये सारी चीजें
एक साथ धीरे धीरे करके आने लग जाती है, चाहे बीपी, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, है ना, ये सब आता है। तो लोगों का फिटनेस क्या रहता है? आज जनरली देखो, आपके पास ये एक ही आदमी है, उसका दो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है। पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है? पहले में, है ना, मसल मास कम है, फेट ज्यादा है, और दूसरे में मसल मास ज्यादा है, फेट कम है। दोनों का वेट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का एज लगभग सेम है ना, कुछ ही महीनों का डिफरेंस में। तो पहले और दूसरे में ज्यादा फिट कौन लग रहा है? दूसरा वाला, है ना। तो इसको बोलते हैं, है ना, वेलनेस। ये बीमार नहीं था, लेकिन अभी अपने आप को फिट किया है, ये अपने आप को और ज्यादा वेल किया है ना, अच्छा किया है। तो ये हम लोग जब लोगों को ऐसा वेलनेस देते हैं, तो हमको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है ना। कुछ भी काम करोगे तो क्या रहता है, उसके लिए कुछ औजार की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, टूल्स, है ना। तो वैसे ही हमारा काम को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट टूल की जरूरत पड़ती है, जिस टूल को बोलते हैं कराडा स्कैन, है ना। तो ये, और साथ ही साथ में ये कुछ और टूल है, ये आपके साथ होना चाहिए। जब आप किसी को मदद करना चाहते हो, तो आपको पास एक बैग, उस बैग में ए वाला ये जो मशीन दिख रहा है पहला, जिसमें 64 लिखा हुआ है, ये मशीन को बोलते हैं कराडा स्कैन। ये मशीन, इस मशीन के साथ में एक चेकअप बुक, उसमें जो रीडिंग आता है, उस रीडिंग को नोट करने के लिए, है ना, उस रीडिंग के बारे में समझाने के लिए आपके पास पेन होनी चाहिए, कम से कम दो कलर की, 2 से 3 कलर का पेन होना चाहिए, क्योंकि उसमें नंबरिंग मार्किंग कर सके। एक मेजरमेंट टेप होना चाहिए, जो लोगों की फिटनेस को चेक करने के लिए, उनका, है ना, साइज क्या है, उसको चेक करने के लिए आपको कमर का साइज, है ना, हाथों का साइज, थाइस का साइज, चेस्ट का साइज, मतलब चीन का साइज, ये सारे साइज को चेक करने के लिए टेप होना चाहिए। और एक हाइट चेक करने का एक टेप होना चाहिए। ये एक बैग में ये किट होनी चाहिए। दूसरा एक बैग होना चाहिए, जिसमें आपके पास उनको हमारा न्यूट्रिशन, जिसको उनको सैंपलिंग करना है, जिसके बारे में बताना है, उसका पूरा किट, शेकर बॉटल, पेपर ग्लास और हॉट वाटर। ये आपके पास, यदि आप एक अच्छा से वेलनेस कोच बनना चाहते हैं, लोगों को बेहतर तरह से मदद करना चाहते हैं, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये चीज रहेगी आपके पास, तो क्या करोगे, या तो आप लोगों को अपने पास बुला सकते हो, या उनके घर जा सकते हो, है ना, या कहीं पे भी कैंप करना है, कुछ भी करना है, तो ये हमेशा आपके साथ में रेडी किट रहेगा। हर काम करने वाले के पास एक टूल बॉक्स होता है, चाहे वो कारपेंटर का काम करता हो, है ना, या मैकेनिक हो, सबके पास टूल होता है। तो जब हम वेलनेस कोच हैं, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टूल होना चाहिए, है ना। ये आप स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं, है ना, ताकि कोई मिस ना हो, है ना। इन सब में इंपॉर्टेंट है क्या, कराडा स्कैन मशीन, इसको बोलते हैं। ये जापानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक बॉडी पैरामीटर का स्कैन करने वाला मशीन है, जिसको कराडा स्कैन बोलते हैं। इस मशीन से क्या क्या आप मेजर कर सकते हो, लोगों का वजन, वो कितने वजन का है। दूसरा, उसके शरीर में फैट का परसेंटेज, चर्बी का परसेंटेज कितना है। उसका अंदरूनी चर्बी, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, जो अंदर की आर्गन्स हैं, उसके आसपास कितना चर्बी, जिसको बोलते हैं विजरल फैट, ये भी चेक कर सकते हो। उनके शरीर में मसल मास कितना है ना, पहले फोटो दिखाया, फैट से मसल में चेंज हुआ, मसल मास कितना है, ये भी चेक कर सकते हो। उनकी बीएमआई, मतलब बीएमआई, हाइट हाइट और वेट का रेशियो, जिसको बोलते हैं बीएमआई, ये भी इसमें चेक होता है। इनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट, ये रोज कितना एनर्जी खर्चा करते हैं, इनका हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, सब लोग काम कर रहे हैं, ये लोग खुद पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं, हर एक इंसान करता है, तो कितना एनर्जी खर्चा कर रहा है, इसका भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें मेजरमेंट आता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोगों को चौंकाने वाला है, उनकी बॉडी का एज, उनकी उम्र जो भी है वो तो है, लेकिन उसके शरीर किस कंडीशन में है, कितने साल पुराने के बराबर है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एज, वो एज भी इसमें मेजर होता है। इसके अलावा फोर और भी पैरामीटर्स होते हैं, जो उसके हाथों का, पैर का, सबका मसल मास और फेट चेक करता है, लेकिन मेजर, ये सारी चीजें हमको जरूरत पड़ती है। यही चीजें हैं, लोगों को उनको आईना दिखाने में मदद मिलता है कि वो कितना फिट है, क्योंकि हम फिटनेस पे काम कर रहे हैं, तो पहले लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप कितना फिट हो। हर आदमी समझता है कि मैं तो पूरा फिट हूँ, मुझे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ आने से पहले मैं भी सोचता था कि मैं फिट हूँ, मेरा फोटो देखे, मैडम जो प्रिया मैडम ने बोला ना कि मैं यहाँ पे काम के लिए आई थी, मैं हेल्थ के लिए नहीं आई थी,
एग्जैक्टली मैं भी बेसिकली पहले आया था काम के लिए, अपने काम से परेशान था, हेल्थ के लिए नहीं आया था। मैं अपने आप को फिट मानता था, भले मेरा वेट ज्यादा था, मेरा शुगर ज्यादा था, Recording in कोलेस्ट्रॉल progress. ज्यादा था, लेकिन मैं आया था क्या, काम के लिए अपने आप को फिट मानता था। जब इस कराडा स्कैन में मैं खड़ा हुआ, जैसे अभी आप देख रहे हो दो लोगों का फोटो, ये लोग कराडा स्कैन में खड़े हुए हैं, ऐसे ही जब मैं इसमें खड़ा हुआ, मेरा ये सारा मेजरमेंट आया, तब मुझे दिमाग का ढक्कन खुला, मुझे लगा कि मेरे बॉडी का पैरामीटर कितना ऊपर नीचे है, जो जितना होना चाहिए वो नहीं बल्कि कम ज्यादा है। तो ये क्या करता है, लोगों को आईना दिखाता है। तब मैं काम को छोड़ के पहले अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देने लग गया, कि मुझे अपने हेल्थ को पहले ठीक करना है, बाद में काम की सोचना है ना? तो ऐसे ही यदि आप किसी कस्टमर के पास जाते हो या किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, तो उनको पहले एक आईना दिखाना पड़ता है कि आप कितने फिट हो, तब जाके वो फिर आपकी बातें सुनना शुरू करते हैं। तो करना क्या होता है, इस कराडा स्कैन मशीन में एक बटन है, ये पीछे नीचे जो BHBF लिखा है ना, यहाँ पे किनारे में, आप जब मशीन आपके हाथ में आएगी तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन रहता है। ऑन करने के बाद इसमें जिसका भी पैरामीटर चेक करना है, उसका एज किस उम्र का है, और दूसरा उसके हाइट कितनी है, ये दोनों चीजें आपको लेनी पड़ती है। वो दोनों चीजें इसमें फिट करना पड़ता है। तो जैसे यदि किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो जल्दी पहले परचेस कीजिएगा, और अपने कोच को बोलिएगा, वो कोच सिखा देंगे इसमें कैसे उसको फिट किया जाता है। ये जब फिट करते हैं, तब ये सारी चीजें आपको सामने उसका रिजल्ट मिलता है। पहले पहले फोटो में देख रहे हो आप, दो तरह के इंसान है, एक इंसान में पीला पीला चौड़ा चौड़ा ज्यादा दिख रहा है, दूसरे में स्लिम और पीलापन नहीं है। तो ये क्या है, जो चारों तरफ जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये है शरीर में होने वाली चर्बी। आज लोगों में ये चर्बी की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। ये चर्बी हमारे शरीर में जेंट्स को 10 से 20% और लेडीज को 20 से 30% होना चाहिए। लेकिन जब उस मशीन में आप चेक करोगे तो आपको पता चलता है कि सबका जो चर्बी का लेवल है, जिनको 10 तक 20 तक होना चाहिए उसका 30 40 आ रहा है, और जिसका 20 तक होना चाहिए उसको 25 30 तक आ रहा है। मतलब बढ़ बढ़ के आता है, आज हर कोई फैटी बॉडी आ जाता है। तो जब रीडिंग मिलेगा तो लोगों को बिलीव होगा ना। दूसरा जो फोटो दिख रहा है, ये हमारे आर्गन के बीच बीच में घुस घुस के जो पीला पीला है, एक तो बाहर बाहर था, दूसरा देखो अंदर अंदर में भी है, दूसरा फोटो में जिसमें लिखा है विजरल फैट। तो अंदरूनी चर्बी हमारे हार्ट लीवर के आसपास जमा हो जाता है, हार्ट की नलियों में जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं विसरल फैट। इसकी मात्रा भी 2 से 8 होनी चाहिए, वो भी लोगों का बढ़ के आता है ना, किसी का बढ़ के तो किसी किसी का नॉर्मल। तो ये मशीन से आपको पता चलेगा कि बॉडी फैट कितना है, विसरल फैट कितना है। तीसरा मैंने बोला ना बीएमआई। बीएमआई क्या होता है, हाइट और वजन का एक अनुपात होता है। हमारा हाइट के हिसाब से हमारा वजन होना चाहिए, दोनों का अनुपात ज्यादा है, मतलब कम हाइट के आदमी का यदि वजन ज्यादा है, इसका मतलब वो चौड़ा होगा, है ना। हाइट कम है और वजन ज्यादा है तो चौड़ाई में बढ़ेगा, है ना। तो जितनी ज्यादा कमर की चौड़ाई बढ़ी, मतलब मोटा मोटी ये समझ लो उसकी बीएमआई बढ़ते जाती है। इसी को बीएमआई मतलब एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मान के चलिए कि उनकी बेली फेट के पास चौड़ाई कितनी है, पेट की ये ना पूरे घेरा कितना है। यदि 18 से कम है तो ये बोलते हैं कि ये अंडर वेट है, उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है ना। 18 18.5 18.5 से 24.9, मतलब लगभग 25 तक, इतना है तो आदमी फिट है। यदि किसी की बीएमआई 18 से 25 तक है तो वो फिट है। लेकिन 25 से 29 30 तक हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, ओवरवेट कहलाता है ना। अपने नॉर्मल वजन से वो ज्यादा वजन का है। और तीसरा अगला है जो 30 से 35 तक, 34.9 मतलब 35 तक का, यदि कोई है तो वो मोटापा की श्रेणी में आ जाता है। और 35 से ज्यादा हुआ तो मोटापा का मैक्सिमम जो रेंज है उसमें आता है। और जितना ज्यादा बीएमआई नॉर्मल से बढ़ते जाएगा, उतना ही उसको बीमार होने की चांसेस बढ़ते जाता है। आजकल की बीमारियां जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, ये घेरने की चांसेस बढ़ते जाती है। इसके अलावा हमने उस मशीन में देखा कि आपका एनर्जी लेवल आएगा, कि आपके शरीर में रोज एनर्जी कितना खर्चा करते हो, आपको बॉडी एज आएगा। ये सारी चीजें इस मशीन से आपको चेक होती हैं। अब ये पता चला किसी का ज्यादा ज्यादा है, तो आपको बोलना क्या है। जैसे मैं कल का ही है मेरा, कल एक लेडीज का मैंने चेक किया,
ये देखो, ये मेरे पास जो चेकअप बुक है उसका रिपोर्ट रखा है। इस चेकअप बुक में उनका नाम लिखा, उनके हाइट को उस टेप से नाप के हाइट लिखा सेंटीमीटर में, 156 सेंटीमीटर हाइट दिखा रहा है। एज देखिए 30 का है ना। और इसमें आप चाहो तो उनका डेट ऑफ बर्थ भी नोट कर सकते हो, प्रोफेशनल भी नोट कर सकते हो, ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हो, है ना, उनका मोबाइल नंबर नोट कर सकते हो, और कहाँ से है वो, ये सारी चीजों को रीडिंग आप नोट कर लिए। फिर इस कराड़ा स्कैन में जो पैरामीटर आया, इनका पैरामीटर देखिए 24, मतलब कल का ही है, चेक किया हूँ। इनका वेट आया है 92.7, है ना। इनकी बॉडी का फेट दूसरा कॉलम में जो लिखा है 43.7, विसरल फेट आया 21, बीएमआर मतलब उनका एनर्जी लेवल आया 1684, बीएमआई आ गया 37.6, और बॉडी एज आया 61। उनका सबक्यूटेनस फेट आया होल बॉडी का 42.7, और मसल मास उनका आया 20.3। ये उनका नॉर्मल रीडिंग है। आपकी चेकअप बुक में इन सब का नॉर्मल वैल्यू कितना है वो लिखा रहता है, आपके कोर्स से ये मिल जाएगा, उसका नॉर्मल वैल्यू कितना कितना रहता है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चेकअप बुक में देखो ये नॉर्मल लिखा हुआ है। अब इनका हाइट है 156। नीचे जो चेकअप बुक का मैं दिया हूँ उसमें देखा हाइट और वेट का चार्ट है। तो ये लेडीज है, तो लेडीज, जेंट्स का और लेडीज का दोनों का अलग अलग है वेट चार्ट। अब इनका लेडीज का वेट चार्ट हम देखोगे तो इनका आइडियल वेट 48 से 54 केजी के बीच में होना चाहिए। मतलब 156 सेंटीमीटर हाइट वाली एक लेडीज जिसका, है ना, वेट होना चाहिए 48 से 54, लेकिन इनका वेट कितना आ गया 92.7, मतलब अपनी नॉर्मल वेट से कितना ज्यादा है। आप माइनस करके देखो। एक मिनट, मैं बता दे रहा हूँ। 54 भी यदि मैं मान लू मैक्सिमम, है ना, और ये है 92.7, तो 38.7 केजी ज्यादा है। अब ये लेडी अपनी नॉर्मल वेट से 38.7 केजी का वेट ज्यादा लेके चल रही हैं, तो ये वेट का लोड किसको मिलेगा। इनका वेट जो ज्यादा हुआ उसका लोड कहाँ जाएगा, सबसे पहले उनके कमर में, घुटने में, एड़ी में, और रीढ़ की हड्डी में। ये होगा कि नहीं होगा। अब इन जगह में यदि लोड बढ़ेगा तो वो हर हमारे ज्वाइंट में क्या होता है, एक कुशन रहता है, एक तरह से साकप की तरह काम करता है वो, है ना। वो उसकी क्षमता बोल रहा है मैं 54 केजी तक के लिए बना हूं, और हम उसमें 37 केजी का या 38 केजी का एक्स्ट्रा वेट डाल दिए हैं। तो क्या होगा, उनका साकप बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, घुटना पूरा पिचक जाएगा। अब उसके बाद भी वो अपना घर का रोज काम करेंगी, अभी तो 30 का एज है, मतलब घर का काम तो सारा करना पड़ेगा। तो सारा काम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो क्या होगा, उनके घुटना घिसेगा, घुटना घिसेगा, कमर भी लोड पड़ेगा, कमर घिसेगा, एड़ियों में दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा। और शरीर में वजन ज्यादा है तो शरीर चौड़ा भी दिख रहा है। तो उनको यदि मैं किसी को बोलूं देखो आपका वेट ज्यादा है, ऐसी वेट रहेगा तो आपके घुटने खराब होने की चांसेस या कमर खराब होने की चांसेस ज्यादा है ना? नहीं मानोगे तो सूजन आ जाएगी। जो तीसरा फोटो आप देख रहे हो उसमें तीनों तरफ फोटो है, नॉर्मल ज्वाइंट है, फिर दबा हुआ ज्वाइंट है, और तीसरा उनका सूजन वाला ज्वाइंट है। फिर भी हम रगड़ेंगे तो सूजन आएगी। अब सूजन आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके रिप्लेसमेंट करवाने की बात सोचते हैं, या दवाइयाँ खाते हैं। तो दवाइयाँ खाओगे तो दवाइयाँ क्या करते हैं, हमारे शरीर में गलत इफेक्ट डालता है। जो दर्द की जितनी दवाइयाँ हैं वो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी को खराब करती हैं। तो उनको ये पूछ सकते हो कि अब क्या करना है, आपको दवाई खा करके दर्द को कम करना है कि वजन को कम करके घुटने को आराम देना है। यदि किसी का घुटना कमर दर्द शुरू हो गया या रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया, तो क्या आज तक किसी का ठीक हुआ है। एक बार शुरू हो गया तो खाली दर्द की दवाई खा खा के काम चलाते हैं, होता है कि नहीं होता। तो यदि आप उसको ये बता पाते हो कि देखो आपको वजन जहां होना चाहिए उससे आप 38-39 केजी ज्यादा चल रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ आगे चल के परेशान होने वाली है। तो क्या आप ऐसे ही चलना चाहोगे। तब अपने आप दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि नहीं मुझे वजन कम करना है ना। तो वो जल्दी से रेडी हो जाते हैं कि मुझे वजन कम करना है। अभी अब फिटनेस की बात नहीं करते, अब वो बात करते हैं हाँ मुझे वजन कम करना है। अब ये वजन कम करने का आपके पास उपाय क्या है, तो या तो डाइटिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम कर लेंगे।
तो आप बोल सकते हो कि ऐसी वजन के साथ में यदि आप पैदल चलते हो, वॉकिंग करते हो, तो घुटने पे झटके और ज्यादा पड़ेंगे, है ना? तो घुटना तो और खराब होने की संभावना है। मतलब ऑटो रिक्शा में मेटाडोर का सामान डाल के आप उसको दौड़ाना चाहते हो, तो क्या होगा उसका, है ना? दूसरा, यदि आप डाइटिंग करते हो तो शरीर को विटामिन मिनरल नहीं दोगे तो शरीर तो कमजोर भी होगा, एक तो ऐसी लोड ज्यादा, ऊपर से कमजोरी आएगी, है ना? तो ये तरीका सही नहीं है। तो बोले क्या करें, है ना? तब उनको फिर हम लोग बताते हैं, दूसरा पैरामीटर दिखाता हूँ। दूसरा पैरामीटर क्या है? बॉडी फेट। ठीक है, बॉडी फेट, एक लेडीज है उसमें लिखा है मेल का 10 से 20, फीमेल का 20 से 30, 20 से 30 होना चाहिए, लेकिन इनका बॉडी फेट कितना आ रहा है? 43.7। तो बॉडी फेट किसको बोलते हैं? नीचे में जो दो लोग हैं उसमें से चारों तरफ पीला पीला जो दिख रहा है, ये है बॉडी फेट। तो बोले भैया आपका वजन घटाने की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी फेट 30 तक मैक्सिमम होना चाहिए, वो 43 है, मतलब 13, 13, 14% एक्स्ट्रा है। आप इस फेट को कम कर दो तो आपका वेट ऐसे ही घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? ये फोटो दिखाओ उनको कि देखो ये वाला फेट है जो चारों तरफ वाला, इसको कम करना है ना? दूसरा, आपका ये तो बाहर का फेट हुआ। तीसरा देखो विजरल फेट। विजरल फेट के लिए ये वाला फोटो दिखाता हूं जो लास्ट में लिखा है निष्ठा न्यूट्रिशन, उसके नीचे में ये फोटो आप क्या बोलते हैं, नेट से निकाल सकते हो और निकाल के एक अपने साथ में बैग में रख सकते हैं। तो ये फोटो दिखाते हैं कि देखो लोगों का पहले पेट निकलता है, पहले नॉर्मल रहता है, पहले पेट निकलेगा। यदि समय रहते इस पेट की चर्बी को कम नहीं किए, जो जितना पीला दिख रहा है वो फेट है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अंदर घुस जाएगा। ऊपर का लेयर पतला और अंदर का लेयर पूरा घुस के सारे ऑर्गन के बीच बीच में आ गए। जो पेट हमारा क्लियर क्लियर होना चाहिए वो बीच बीच में पूरा जाम हो गया। और खाली पेट में ही जाम नहीं होता, हार्ट की नली, ब्रेन की नली, जहां पे आपकी नसें हैं, हर नसों में धीरे धीरे ऐसी जमने लग जाता है। जो नीचे में सबसे नीचे वाला फोटोग्राफ देखो जमा हुआ है, ये 80% तक तो काम चल जाता है। 80% से ऊपर हुआ तो फिर आपको अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हार्ट अटैक होगा या ब्रेन हेमरेज होगा या नसों में आपका जो पैरों के नसों में वेरिकेस वेन्स का प्रॉब्लम होता है ना, इस तरह से दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। और आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो आपकी हेल्थ की बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये जो अंदरूनी चर्बी है ये होना चाहिए 2 से 8, और आपका आ रहा है 21। नीचे में, नीचे वाला पैरामीटर सॉरी नीचे में दिया हुआ है कि कितना कितना होना चाहिए। नीचे जो हमारा ना उसमें पूरा पैरामीटर दिया हुआ है। विसरल फैट यदि 15 से ऊपर हुआ तो रिस्की कहलाता है। बॉडी फैट लेडीज लोगों का 35 से ऊपर हो तो रिस्की कहलाता है। तो आपका दोनों फैट तो बहुत रिस्की में है। यदि ये दोनों चर्बी को आप कम कर दोगे तो आपका वेट तो कम हो जाएगा और आपको बीमार होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो बताइए क्या करना है आपको, ये कम करना है कि नहीं? अब इसके बाद मैं निकलता हूं, तीसरा उनको दिखा दो उनका बॉडी एज। बॉडी एज क्या है? ये देखो बॉडी एज इसमें पैरामीटर में दिखा रहा है 61, वो लेडीज है 30 का, है ना? अब उसका शरीर का बोल रहा है 30 साल की लेडीज नहीं, ये तो 61 ईयर की लेडीज है, मतलब अपनी उम्र से डबल की। मतलब वो क्या हो रहा है, जल्दी बुढ़ापा आ रहा है। तो जल्दी बुढ़ापा क्यों आया? इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में जो आप खाना खा रहे हो वो खाना पेट तो भर रहा है, आपको भूख को शांत कर रहा है, लेकिन शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए आपके अंदर से जो सेल्स हैं वो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। ऐसी चलता रहे तो आप अपनी पूरे नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, समय से पहले इस दुनिया से अलविदा कर सकते हो, है ना? क्योंकि आपके बॉडी एज, आप तो शरीर 61 साल के बराबर हो गया, आपकी बॉडी पूरी खटारा हो गई, है ना? ये तो ये मशीन कराडा स्कैन मशीन क्या करेगा, ये पैरामीटर दिखाता है। अब इस पैरामीटर को उनको दिखाओगे तो दिमाग का ढक्कन अपने आप खुलता है ना? इसमें एक पैरामीटर है बीएमआई, ठीक है ना? बीएमआई 20 से 25 होना चाहिए इनकी। ओके, शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम सभी अपनी नोट्स बना रहे हैं ना, सभी अपने नोट्स दिखाएंगे। देखिए मैं भी अपने नोट्स बना रही हूँ। हम सभी अपने नोट्स बना रहे हैं क्या? हाँ जी, वेरी गुड। हम सभी अपने नोट्स बना रहे हैं क्योंकि हमें कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है ना। बीएमआई इनकी ज्यादा है 37.6। अब बीएमआई का ये चार्ट आपको मिल जाएगा, आपके जो चेकअप बुक में रहेगा। तो
20 है ना, ये अपन देखे थे ना, 20-25 तक को नॉर्मल बोलते हैं। अब 25 से ज्यादा इनका आ गया 37। तो चार्ट के हिसाब से देखोगे तो ये 35 से भी आगे हैं। और इस बीएमआई की रेंज के हिसाब से उनको क्या क्या समस्याएं हो सकती है वो इस चार्ट में दिया रहता है। तो आप इन समस्याओं को उनको बता सकते हो कि आपका बीएमआई ज्यादा है, तो आप ये सब जो हेल्थ चैलेंज रहता है इनके बहुत करीब हो, ये चैलेंज के बीच में हो, कभी भी ये सारी चैलेंज आपको आ जाएगी, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना? अब ये पैरामीटर यदि आप किसी को दिखाते हो तो चांसेस है उनको जल्दी से समझने का। ये लोग इसको नहीं समझते, लोग बोलते हैं कि मैं अभी बीमार नहीं हुआ हूं तो स्वस्थ हूं, जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तब तक स्वस्थ हूं। लेकिन ये दिखा रहा है कि आप कितने करीब हो बीमारी के। ये आपको लास्ट वाला देखो पैरामीटर दिया है, मसल मास, स्केलेटल मसल मास, ये 20.3। हमारा मसल मास मेल लोगों का 33 से ऊपर होना चाहिए और फीमेल का 30 से ऊपर होना चाहिए। तो ये फीमेल है तो इनका कम से कम 30 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इनका आ रहा है 20। तो यदि मसल्स कम रहेंगे तो शरीर में एनर्जी कम होगी, बीमारी से लड़ने की ताकत कम होगी, और फेट जरूरत से ज्यादा रहेगा तो बीमारी को बुलावा देता है। अब उनको बता सकते हो देखो आपको मसल मास कितना कम है, इसका मतलब आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको प्रोटीन की जरूरत है। मसल मास कब बनता लेते हो तब आपका मसल मास बनता है ना? तो आपको मसल मास जो कम है उसको बढ़ाना चाहिए, और फेट जो ज्यादा है जरूरत से ज्यादा उसको कम करना चाहिए, तब जाके आप आइडियल वेट और आइडियल फिटनेस में आओगे तो सही रहेगा। तो अब बताइए, आपको ये सब पैरामीटर को सही करना है कि नहीं? तो जो दो अलग अलग कलर का पेन दिया था उसमें गोला घेर दो कि जो जो पैरामीटर गड़बड़ है उनको गोला गोला घेर दो लाल लाल पेन से। अब उनको बता दो कि ये पैरामीटर आपको ठीक करने की जरूरत है। अब लोगों का दिमाग ढक्कन खुल जाता है, तो बोलते भैया क्या करूं इसके लिए? तो बोले इसके करना कुछ नहीं है, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता था, आप अपना रिजल्ट बनाना, मुझे नहीं पता था, मेरा भी ऐसी था। आपका भी अपना पैरामीटर दिखा सकते हो, यहाँ आने से पहले मेरा भी पैरामीटर ऐसी बढ़ा बढ़ा था, सारे पैरामीटर ज्यादा थे। अब मैं सारे पैरामीटर को करेक्ट कर चुका हूँ, और मैं और हमारे फैमिली का जो भी मेंबर है ये इतने सारे हम सारा करेक्ट हो चुका है, एकदम नॉर्मल में आ गया। मेरा ही नहीं, काफी सारे लोग हैं जिनका करेक्ट हो गया है। कुछ लोगों का रिजल्ट, अपना रिजल्ट रखना बहुत जरूरी है, अपना आफ्टर बिफोर, अपने फैमिली वाले का आफ्टर बिफोर साथ में जरूर रखिए। और साथ में कुछ लोगों का रिजल्ट या तो आप मोबाइल में रखो या एक एल्बम बना के रख लो। फोटो जो छोटे फोटो का एल्बम आता है ना, उस फोटो में कुछ आपने जिनकी मदद की है, या आपके सीनियर ने जिनकी मदद की है, या आपके क्लब में जिनकी रिजल्ट है, जिनको आप जानते हो, उनका रिजल्ट जरूर रखो और उनको दिखाओ। देखो ये सारे लोगों का भी पहले पैरामीटर गड़बड़ था और अब ये सब ठीक हो गया है। तो बार बार उनकी मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि ये कैसे होगा कैसे होगा। तो अभी बताते हैं, तब उनको बोलना यदि आप चाहते हो तो, यदि आपका फिजिकल क्लब चलता है तो आप उनको फिजिकल क्लब में इनवाइट करो, कि बोलो यहाँ आने के बाद यहाँ सीखते हैं अपने खान पान के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना? और ये धीरे धीरे आपको सीनियर कोच के द्वारा बताया जाता है, और आप उसके हिसाब से खान पान में चेंज लाते जाते हो, तो धीरे धीरे ये चेंज आते जाता है। तो आप उनको अपने फिजिकल क्लब यदि चलता है तो फिजिकल क्लब में, और नहीं दूर में रहते हैं तो वर्चुअल क्लब में उनको बुलाइए, है ना? ये पैरामीटर दिखाने के बाद आकर देखिए, है ना? और यहाँ सबको आपको सिखाया जाएगा, वहां सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैरामीटर दिखा दिए और इन्विटेशन, है ना? उसके बाद बताना है इसके साथ में ये सब पैरामीटर को ठीक करना है। जैसे आपका एज उम्र से ज्यादा बता रहा है, आपका मसल मास कम है, तो उसके लिए कुछ बेहतर खाना की जरूरत पड़ती है। और आपने जो दूसरा बैग में जो ट्रायल किट रखे रहेंगे, खुला वाला रखे रहेंगे, उसको दिखाइए, अफ्रेश और शेक। अफ्रेश का टेस्ट कराओ, बल्कि ये आपकी बॉडी से जितने केमिकल हैं उनको बाहर निकालने में मदद करेगा, आपको एनर्जेटिक और फिट बनाने में मदद करेगा, आपके अंदर से सफाई करेगा, चर्बी को भी कम करने में मदद करेगा। और साथ में ये खाना जो आपकी मसल मास वीक हुआ है, आपका बॉडी एज जो जल्दी जल्दी खराब हो रहा है, उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हो, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देके आपको नॉर्मल एज में लाने में मदद करेगा। और अपनी इस कम्युनिटी में आकर के धीरे धीरे आपकी आदतों में बदलाव की जाएगी। ये मत बोलो कि ये खा पी के आप फिट हो जाओगे, आपकी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जीवन जी रहे हो
जो खा पी रहे हो, जैसा अभी चल रहे हो, उसका रिजल्ट आपके सामने में है। यदि ये रिजल्ट को चेंज करना है तो आपकी खान पान लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और एक दिन में चेंज नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। तो कम से कम 90 डेज आपको लगते हैं। एक महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक महीने में आपको रिजल्ट समझ में आने लग जाएगा। 90 डेज या 120 डेज के आते आते तक आप एकदम बढ़िया से सारा पैरामीटर को नॉर्मल कर सकते हो, शर्त कि आप ये कम्युनिटी में शामिल होते हो। तो आप चाहो तो जैसे आपका डेमो चलता है, हाँ आप डेमो के लिए बोल सकते हो, आप एक दिन दो दिन जो डेमो होता है वो दिखा सकते हो। इस तरह से करके लोगों की आप ये कराडा स्कैन की मदद से अपना कंज्यूमर बना सकते हैं। यही काम मैं रोज करता हूँ। मेरा फेवरेट टूल है ये। मैं या तो ये जो किट, आपको 2 किट बनाने के बोला, 2 किट रहेगा, तो आपके पास क्या है चांसेस, आप अपने घर में भी लोगों को बुला सकते हो या लोगों के घर जाके वहां से भी चेक कर सकते हो। कैंप लगाना है तो कैंप लगा के वहां भी आप ये सारा काम कर सकते हो, लेकिन आपके पास दोनों किट रेडी होना चाहिए। तो मैं कभी लोगों के घर जाता हूँ, कभी लोगों को बुलाता हूँ, और बुला करके वो शेक अफ्रेश का सैंपलिंग करता हूँ, मशीन में चेक करके ये सारा पैरामीटर, ये फोल्डर जो फोटो है उसको दिखा करके उन लोगों को समझाता हूँ। तो ऐसा समझाते समझाते आज मेरे पास पर्सनल जो रहते हैं, मेरे पर्सनल गेस्ट कम से कम मेरा 30 है। यहाँ पे मेरा पर्सनल जो गेस्ट हैं वो 35 है। और मेरे जो कोच है, कुछ कोच जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनके लगभग 35 गेस्ट को मैं फॉलो अप करता हूँ, क्योंकि नए कोच अभी ज्यादा बात नहीं कर पाते, उनको भी। तो ऐसा करके 70 गेस्ट हमारे पर्सनल में अभी कंटिन्यू है, इसी टूल को अपना करके। इससे क्या लोगों में जल्दी समझ में आती है और जल्दी से हमारे गेस्ट बनते हैं। यही करके लास्ट महीने का मेरा जो इनकम था कंपनी के द्वारा, जो हमारा जो EFT हुआ था, जो कमीशन के तौर पे आया, लगभग 1,31,527 रुपए का। और रिटेल इनकम 45,320 रुपीज का। टोटल लास्ट मंथ का मेरा 1,76,847 रुपीज का था, है ना। तो ये मेरा काम करने का तरीका है ना। और आप भी ये तरीका को अपना करके आप भी अपना कस्टमर आसानी से बना सकते हैं। नौकर आ जाओ है, क्योंकि एक स्टोरी से शुरू करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग चैन से जीना चाहते हैं, चॉइस आपके हाथ में है, बट कैमरा खोलेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, और नहीं खोलेंगे तो ये आपके लिए नहीं है। लीव कर दीजिए, उससे बेहतर है। राइट, उससे बेहतर है आप लीव कर दीजिए इसे। सो बहुत पहले तो जोरदार तालियां हो जाएं दिलेश्वर जी के लिए। कैरेटा स्कैन पे इतनी शानदार इंफॉर्मेशन आपको दे दी, जबरदस्त तरीके से आपको समझाया है, कितने अच्छे से आपको बता दिया कि आप बताओ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ ये काम, और मतलब इसमें इतनी डीपली इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इट्स रियली अमेजिंग दिलेश्वर जी, बहुत शानदार, मजा आ गया सुन के। है आज बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे सबके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे सबने, है ना। और जिसको नहीं आता होगा ना कैरेटा स्कैन चलाना, उसे भी आ गया होगा, और जिसे आता है उसे समझ आ गया होगा और मुझे कैसे अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है। समझे वो कितना, यही इसी को कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है। जब आप लोगों के धक्के खाते हो, जब आप खुद काम करते हो रोड पर जा करके, तब ये एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच दिलेश्वर जी, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो अहेड एंड जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी है प्रिया जी के लिए। जबरदस्त तरीके से इनवाइट किया। तो अभी चलेंगे स्टोरी की ओर। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ, फोर्ड कंपनी के मालिक एक होटल में ठहरे हुए थे, और उस होटल में ठहरे हुए थे तो क्या हुआ, उन्हें फूलों के गुलदस्ते की जरूरत पड़ी। अब वो परेशान हो रहे थे कि कहाँ से लेकर आऊं, किससे मंगाऊं, चाहिए अभी इमीडिएट बेस पे। तो इतने में वो खिड़की से जो झांकने लगे तो उन्हें रोड पर एक गुलदस्ते फूलों की दुकान दिखाई दी। अब उस दुकान दिखाई दी तो वो गए वहां पर, वो ढूंढने लगे, वो फूल वाला वहां था नहीं। तो ध्यान से देखने पे उन्हें मालूम चला वो फूल वाला एक कोने में सो रहा था। अब वो जब सो रहा था तो क्या उन्होंने उसे जगाया और फूल बनवाने लगे। उसने जाग कर फूल बनाने लगा। इतने वो बना रहा था
तो फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने, मिस्टर फोर्ड ने उनसे बात करी और फूल वाले को बोला, भाई तू सो रहा था, दुकान तूने सजा रखी है, लोगों को पता कैसे चलेगा तेरी दुकान है, तुझे इनकम कैसे होगी? तो बोला फिर क्या करूं? बोले तू ऐसे अगर करेगा तो वो तो मैंने देख लिया दुकान, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलती तू फूल बेचने वाला है। तो आवाज लगा यहाँ पे खड़े होके कि फूल बेचता हूं मैं, तो लोग आएंगे, ज्यादा है तेरी इनकम होगी। बोले चलो मैंने आवाज लगा दी, फिर क्या होगा? बोले अब तू आवाज लगाएगा तेरी ग्राहकी ज्यादा बढ़ जाएगी, तेरी ग्राहकी बढ़ जाएगी, तेरे पास इनकम ज्यादा आएगी। बोले चलो इनकम आ गई ज्यादा, आवाज भी लगा ली, इनकम भी ज्यादा आने लगी, फिर क्या करूंगा? बोले फिर तू अपनी ये जो तूने फुटपाथ पे लगा रखी है दुकान, ये तू एक मॉल में दुकान खरीदेगा, मॉल में दुकान खरीद के वहां फूल बेचा करेगा फिर। बोले चलो वो भी कर लिया। उसके बाद बोले फिर उसके बाद 4-5 दुकानें अपनी ब्रांचेज ओपन कर दियो, तेरे पास और ज्यादा पैसा आएगा, तेरा नाम होगा दुनिया में। बोले बहुत बढ़िया, मैंने ऐसे भी कर दिया। फिर बोले फिर क्या? फिर तू चैन से सोइयो, फिर चैन आराम करियो। बोले भाई देख डिस्टर्ब मत कर, अभी भी वही कर रहा था। तो आप में से जिन लोगों के कैमरे बंद हैं वो यही है कि डिस्टर्ब मत करो, मैं वही आराम कर रहा हूं, मुझे इतना काम करने की जरूरत क्या है। और उसी फुटपाथ पे चलते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। सोच रखेंगे वो भी सपने में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली। तो इसलिए अगर आप एफर्ट्स नहीं ले सकते हैं, अगर आप पेन नहीं ले सकते हैं, तो आप वो सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते जिस सुख की आप कल्पना कर रहे हैं। तो अगर आपको वो सुख चाहिए जिस सुख की आप कल्पना करते हुए आज इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, तो आपको ये पेन लेना पड़ेगा और अपने कैमरे की खिड़की ऑन करनी पड़ेगी। बंद खिड़कियों पे कभी भी तालीम हासिल नहीं होती है। राइट? सो आपके पास 2 मिनट है, अदरवाइज ऑपरेटर्स रेडी फॉर आउट दैट पर्सन। ओके, कुछ पर्सन अगर जॉब पर हैं तो उनको छूट है कि भाई मैं जॉब पर हूं, अगर जॉब पे नहीं है आप डाल सकते हैं मैसेज कि मैं जॉब पर हूं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। जो जॉब पर नहीं है, हम समझते हैं कि जॉब पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को ऑब्जेक्शन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके साथ, लेकिन जो लोग जॉब पे नहीं है उनको लीव कर दीजिएगा यहाँ से। तो चलिए अभी चलते हैं आज के नेक्स्ट पड़ाव की ओर, जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूँ। सो मेरा नाम ताबिशनवर है, जैसे कि प्रिया जी ने बताया, मुझे भी आज पता चला मेरा नाम ताबिशनवर है। ओके, सो 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। जो भी कुछ बताने वाला हूँ मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि इसी कम्युनिटी में आके सीखा है। राइट? एंड ये मेरी जॉब बैकग्राउंड प्रोफाइल है। मैं यहाँ से काम, मैंने अपना जो वर्किंग लाइफ है वो स्टार्ट करी थी, इस तरीके से मैं काम किया करता था। मैनेजर लेवल से मैंने अपने आप को रिटायर किया, मतलब वो जॉब प्रोफाइल मैंने छोड़ी। एंड उसके बाद कुछ ऐसी हालत होती चली जा रही थी, इस कंपनी में आया था अपने हेल्थ रिजल्ट को ठीक करने के लिए। मैंने अपना 12 किलो वजन कम किया, 8 इंच पेट से कम किया, जिस रिजल्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं बॉस, ये प्रोडक्ट अगर तेरे पे काम कर सकता है तो और जगह भी काम कर सकता है। एक दिन एक एसटीएस देखने का मौका मिला, जिसे आज लाइफ स्टाइल डे बोलते हैं। और वो लाइफ स्टाइल डे देखकर ये यकीन हो गया कि अगर जिंदगी बदल सकती है तो इस प्लेटफॉर्म पे बदल सकती है और कहीं नहीं। और इसी विश्वास के साथ काम करना चालू करा, काम करता गया। मिसिज ने हेल्थ रिजल्ट लिए, मेरे स्पॉन्सर के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने लाइफ एसटीएस में मुझे बिठाया और इस कंपनी से रूबरू कराया। ये मेरी फैमिली है जिसके लिए काम किया जाता है। हर एक बंदा यही बोलता है मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, बीवी बच्चों के लिए, लेकिन ना वो बीवी को टाइम दे पाता है ना बच्चों को टाइम दे पाता है। बट यहाँ आपको सारी चीजें इंजॉय करने का मौका मिलेगा। आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करते चले जाते हैं। अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे रहते हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम अभी चल ही रहा है। ट्रेनिंग फन और इंजॉयमेंट जी बहुत ही मजेदार होता है। और बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है, रिकॉग्निशंस मिलती हैं, हजारों लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है। जगह जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं तो जगह जगह घूमने का मौका मिलता है। हवाई जहाज में बैठने का कोई सपना नहीं था, लेकिन इसी कंपनी की वजह से हवाई जहाज में बैठ पाए। मैं बता रहा हूँ, सपना भी नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरा सपना होता है, यहाँ तो सपना भी नहीं देखते थे ऐसा कि हवाई जहाज में बैठ पाएंगे। पार्टी, फन, इंजॉयमेंट, लाइफ स्टाइल इज सो अमेजिंग। नाउ 4 स्टार और 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं। रिकॉग्निशन मिलती है, जगह जगह स्पीकर बन के लोगों को ट्रेन करने जाते हैं। एक बार ग्लोबल एक्सपेंशन टीम नंबर 2 का अवार्ड मिला।
2016 में, 2017 में नंबर 1 ग्लोबल एक्सपेंशन टीम इंडिया में हम लोग रह चुके हैं। इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग जब आपको 25,000, 22,000, 25,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और उन तमाम ग्लोबल एक्सपेंशन टीम से अच्छा काम किया। राइट, इट्स रियली अमेजिंग रिकॉग्निशन, सो अमेजिंग। मलेशिया में रिकॉग्निशन हुई हमारी, मलेशिया घूमने का मौका मिला। देखना समुद्र पे ऐसे एंजॉय करना। यहाँ यमुना मेरे पास में, कभी यमुना में भी नहीं गए घूमने के लिए ऐसे, ये चलो यमुना में पैर धोई हैं। और यहाँ हर्बलाइफ की वजह से बाहर विदेश के समुद्र में जाने का मौका मिला, वहाँ खूब एंजॉय किया। एंड अमेजिंग रहती है जर्नी ये। बैंकॉक पानी के ऊपर, पानी के अंदर, अभी लास्ट टाइम भी बैंकॉक होकर आए हैं। क्रूज डिनर कंपनी ने इनवाइट किया और हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंट्री हेड मिस्टर अजय खन्ना जी के साथ फोटो सेशन, उनके साथ डिनर, उनके साथ रिकॉग्निशन। इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग। उन्होंने हमारी स्टोरी शेयर की तमाम टॉप लीडर्स के सामने, इंडिया के टॉप लीडर्स के सामने। इट्स रियली अमेजिंग एंड प्राउड मोमेंट कि आपकी कोई स्टोरी इस तरीके से शेयर करता है। और देखना, इट्स अमेजिंग। समुद्र के पास रहना, शेर के साथ फोटो, तो ऐसा बहुत कुछ एंजॉय करते हुए आज अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। जो ये पिक्चर दिखाई है इन सब में आप भी फिट हो सकते हो, अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो तमाम चीजें फॉलो करी जो स्टेप्स हम फॉलो करते आ रहे हैं, कितने लोग तैयार हैं वो तमाम स्टेप फॉलो करने के लिए? रेज योर हैंड्स जो तैयार हैं। जो जितने कैमरे बंद है वो कोई भी तैयार नहीं है। राइट, आई एम अज्यूमिंग जैसे कि रेखा अग्रवाल, हेमंत जी, नवेल उमर तो रास्ते में थे हैं, और हेम पटेल, वीरेंद्र त्यागी, पद्मा, योगेश सिंह, सुचिश सुचिस्मिता साहू। वाह, क्या नाम है, जबरदस्त। तो जल्दी जल्दी से कैमरे ऑन कर लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग ना घर में बैठे हुए हैं बस, और ठंड मान रहे हैं और लेट कर देख रहे हैं ये ट्रेनिंग, और मेरी निगाह हर एक पे रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग तो अभी ना लंच कर रहे होंगे, तो कैमरे बंद करके फटाफट खाना खा लें, ऐसा कर रहे होंगे। अरे छोड़ दो, एक दिन के खाना ना खाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये ट्रेनिंग मिस होगी तो बहुत कुछ होगा। राइट, सो अभी चलते हैं आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की ओर। रेडी हैं आप? वाओ, अमेजिंग। इतनी कम एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ऐसे करके दिखाओ, रेडी हैं? हाँ, ऐसे करो। हाँ, समीर जी अंगड़ाई लेने को नहीं बोला, ऐसे करने को बोला है। हाँ, ऐसे करो। हाँ, मेरी निगाह हर एक व्यक्ति पे रहने वाली है भाई देवे, तो आप क्या एक्शन करने वाले हो तो सोच समझ के करना। किसी ने नाक खुजाई, कान खुजाया, मेरे पास, मैं सबका नाम लेने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। तो लेट्स, सो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस क्या हैं, अगर ये आपको पता होगी तो आप अच्छे से लोगों को डील कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, कहाँ गया, अच्छा, व्हाट इज ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस ओवर रूल। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है आपको समझना, कि मार्केट में जब हम काम करते हैं किस तरीके के ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं, हमें लोग किस तरीके से डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं समझ पाएंगे तो आप हमेशा लोगों के सवालों में उलझे रहेंगे और उनके जवाब देते रहेंगे। आपको लोगों को, लोग जहां जहां ऑब्जेक्शन करते हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए और उसके जवाब आपके पास होने चाहिए। तो इन सब से कैसे ओवरकम करके आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, आप अपनी रिक्रूटमेंट बढ़ा सकते हो, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो क्या आप रेडी हैं? तो मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो रेडी हो जाओ जल्दी जल्दी। और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ जब भी कोई किसी को मैं अजीब व गरीब हरकत करते हुए देखता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मैं स्क्रीन आपकी स्क्रॉल करता रहूंगा बार बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि सही तरीके से आप सेशन को अटेंड करें। अच्छा, इसको हटा दें।
हाँ, ठीक है। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? आपको बहुत सारे सवालात मिलते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं, कंपटीशन बहुत है, सस्ता दे दो, राइट? इस तरीके के, किसी ने खाया था, कोई मर गया, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं ऑब्जेक्शंस के लिए। लोग आपको मना करते हैं और मना करने के नए नए कारण ढूंढते हैं, राइट? जब आप किसी के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं और आप सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो लोग तरीके से आपको बहाना बना के आपको मना करने की कोशिश करते हैं। अब वो बहाने से आप कैसे ओवरकम करें, वो चीज आपने ध्यान रखनी है और उसको नोट डाउन करना है। कैसे आप इन ऑब्जेक्शंस को यस में कन्वर्ट कर पाएंगे और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे सेल के लिए। तो सेल के लिए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? सो पहला, सबसे पहला काम है एक्टिवली लिसन करना। सुनना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्शन आते हैं और हम सुनते नहीं हैं उनको अच्छे से, राइट? सो अटेंशन पूरी देनी है कस्टमर के कंसर्न पे, वो क्या ऑब्जेक्शन लेकर आ रहा है, उसका सवाल क्या है, उसकी क्वायरी क्या है। अगर हम उसकी इंक्वायरी को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए वो बेकार है। फिर हम कई बार क्या होता है, हम सुनते नहीं है। हम देखो, बहुत बार लीडरशिप ट्रेनिंगों में आपने सुना होगा, कान दो दिए गए हैं, मुंह एक दिया गया है, तो ज्यादा सुनो और कम बोलो। लेकिन हम बोलने पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी नॉलेज उस व्यक्ति के ऊपर मंडना चाहते हैं। अगर किसी ने हमसे मना कर दिया ना, तो हम उसके ऊपर थोपना चाहते हैं अपनी पूरी नॉलेज, ऐसे नहीं, ऐसे करो जी, ये ऐसे नहीं होता, ये कंपनी बहुत पुरानी है, इसमें मैं इतने दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम जितनी भी नॉलेज है वो तमाम उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, वो कस्टमर तो हमारा बनता नहीं है, लेकिन वो हमारा एंटी जरूर रहता है कि अब सबसे लूंगा, तेरे से ही नहीं लूंगा। तो याद रखिएगा, जब हम खाना बनाते हैं तो खाने को भगोने में नहीं परोस देते, उसको पहले डिश में सर्व करते हैं, फिर डिश से प्लेट में सर्व करते हैं। करते हैं ना ऐसा? है? या पूरा भगोना ही ला के रख देते हो, कुकर ही ला कर रख देते हो? जब आप खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट में भी वो पहले एक डिश बाउल में रख देंगे खाना, फिर आप उसको प्लेट में सर्व करोगे, तभी वो खूबसूरती बनी रहती है। इसी तरीके से आपको भी अपने लोगों के साथ एक खूबसूरत रिलेशन बना के रखना है, उसके ऊपर उल्टी नहीं कर देनी है। तो क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। आपको ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी अपने कस्टमर की कंसर्न पर, उसे क्या चीज की जरूरत है, और फिर उसमें से जवाब छांट कर उसको जवाब देना होगा। जब आप अपने सवाल, अपने जवाबों में से छांट करके कोई जवाब उसके लिए निकाल कर लेकर आएंगे ना, तब वो आपको एक्टिवली सुनेगा भी और आपकी बात मानेगा भी। बट यही हम बहुत सारी बार ये गड़बड़ कर देते हैं और हम इस चीज पे फोकस नहीं होते, जिसके कारण वो कस्टमर हमसे रूठ जाता है या हमें छोड़कर चला जाता है। तो एक्टिवली लिसनिंग होना बेहद जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, कस्टमर के सवालों में ही उसका जवाब छुपा होता है, अगर आप उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो। लेकिन हम क्या होता है, हम सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। देखिए, किसी भी के अंदर, आप में, मुझ में कोई ऐसा खास फर्क नहीं है सिवाय एक एक्सपीरियंस के, राइट? लेकिन वही एक्सपीरियंस क्या सिखाता है? धैर्य रखना, शांत रहना। हम बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। अब किसी ने बोल दिया हर्बलाइफ, हर्बलाइफ तो भैया किडनी खराब कर देती है, अब हम क्योंकि हर्बलाइफ से इतना प्यार करते हैं तो हम भड़क जाते हैं। हम बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे किडनी खराब हो जाती, मैं तो खा रहा हूँ 4 साल से, मेरी तो नहीं हो रही। तो हम भड़क जाते हैं, वो भड़कना वही गलत हो जाता है। हमें पहले उसको सुनना चाहिए एक्चुअली। जब भी आप सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा, आप उससे पूछें किसकी किडनी खराब हुई, वो बोलेगा मेरे एक जानकार ने बताया था इसको पीने से किडनी खराब हो जाती। बोले आप मिले किसी से? बोला मिला नहीं हूँ जी किसी से भी अभी तक, मुलाकात तो नहीं हुई। अब जब मुलाकात नहीं हुई तो आपने कैसे उस पर विश्वास कर लिया बातों पे? या तो किसी से मिलो जिसकी किडनी खराब हुई है। बोले नहीं हुई, मैं मिला नहीं हूँ, उसने बताया था। बोले उसने इस्तेमाल किया था? नहीं, उसने भी इस्तेमाल नहीं किया, उसने किसी से सुना था। तो जब आप देखेंगे तो उसकी बातों में ही, आप कस्टमर की बातों में ही उसको फंसा सकते हैं और उसकी बातों को डाउन कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली एक्टिव लिसनर बनो। रिफ्लेक्ट करो चुनकर, सारी नॉलेज उस पर मत उल्टो, चुनकर बातों का रिप्लाई करना सीखो।
राइट। जब आप चुनकर बातों का रिप्लाई करेंगे, सवाल ढेर सारे होंगे, एक ही जवाब में उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और वो आपका एक्टिव कस्टमर बन सकता है। एम्पैथी एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन, एक्नॉलेज द कस्टमर फीलिंग एंड प्रोस्पेक्टिव। सो कस्टमर की फीलिंग को समझना जरूरी है, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, उसका रीजन क्या है, वो क्या चाहता है आपसे। हम कई बार अपना सेल्स बढ़ाने के चक्कर में ना कस्टमर को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, उसकी प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उसका हम समाधान नहीं देते, जिसकी वजह, और हम अपने सेल पे ध्यान रखते हैं। आज इसको फाइबर दिया है तो आज इसको सेल्यूलोज दे दो, आज सेल्यूलोज दिया है तो सेल्यूलोज के साथ मल्टीविटामिन दे दो, अभी नहीं दिए। बॉस, कस्टमर की नीड भी तो समझ लो, उसकी नीड है क्या। क्या सारे ही प्रोडक्ट कस्टमर खाएगा? नहीं, हो सकता है उसका बजट नहीं हो उतना। तो आपको उसकी प्रॉब्लम को सुनना होगा। जब हम उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, कई बार हो सकता है कि कस्टमर, किसी के साथ का बैड एक्सपीरियंस रहा हो, बुरा, उसके कोच ने उसको सही से गाइड नहीं किया हो, तो आप उसको भी सुन के उसको वापस उस कस्टमर को उसके कोच की तरफ मोड़ सकते हैं। कई बार कस्टमर के पास समय नहीं होता, वो अपनी बात बताता ही नहीं कोच को, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। कई बार उनके बजट नहीं होते, जिसकी वजह से वो छोड़ना चाहते हैं कि भैया मैं छोड़ दूं, इतना तो बजट है नहीं। तो रीजंस यहाँ बहुत सारे हैं, पर क्या मैंने कस्टमर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया? अब वो चाहता तो है इस्तेमाल करना, लेकिन उसके पास बजट नहीं है। अब जब बजट नहीं है तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा? मान लो अब किसी का बजट है 4,000 रुपये महीने का खर्च करने का, लेकिन हमने उसे जो प्रोडक्ट का प्लान बना रखा है वो बना रखा है 10,000 रुपये का। अब 6,000 रुपये का डिफरेंस एक 4,000 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति कैसे मैनेज करेगा? तो उसके सामने सिर्फ दूसरा ऑप्शन होता है, बिना बताए आपको लीव कर देना, आपको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आप सुन नहीं रहे, आप उसके ऊपर थोप रहे हो, नहीं आपको तो यही करना पड़ेगा, नहीं आपको तो यही करना पड़ेगा, अरे मैंने आपको रास्ता बता तो रखा है, आप लेकर आओ 2 लोगों को, आपका सस्ता हो जाएगा। अरे बॉस, हो सकता है वो लाने में समर्थ नहीं है किसी को, हो सकता है वो अपना प्रोडक्ट सस्ता नहीं कर पा रहा है, बट क्या वो एक टाइम शेक ले सकता है? तो उसको एक कस्टमाइज प्रोग्राम देना पड़ेगा आपको। लेकिन वो कब दे पाएंगे? जब आप उसको एक्टिवली सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसकी फीलिंग क्या है, वो एक्चुअली चाहता क्या है, राइट। और उसकी फीलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। जब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना कस्टमर की फीलिंग में, कस्टमर आपका रहेगा ही नहीं। अब बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए अब छोड़ जाते हैं क्योंकि आप कस्टमर के कंसर्न को समझ नहीं रहे, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसकी फीलिंग क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, राइट। हाँ, सब कुछ आप नहीं दे सकते, लेकिन उसको एक रास्ता जरूर दिखा सकते हैं कि भाई इस तरीके से करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको बता दूं, हर कस्टमर ये जानता है कि भैया ये बैठा है तो कमाने के लिए बैठा है, फ्री में देने के लिए नहीं बैठा। लेकिन हम वो चीज को भूल जाते हैं। अगर आप कस्टमर से, हम तो खुल के बोल देते हैं कई बार, भैया हम नहीं कमाए क्या, हमारे भी पेट लगा हुआ, हमारे भी बच्चे हैं। तो अगर आप खुल के बोलोगे ना, कस्टमर के समझ में आता है। बट आपको एक्शन तो सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसकी गट फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लियरिफाइंग क्वेश्चंस, क्लियर करो। फिर उससे क्वेश्चंस क्या है, उससे सवाल पूछो। अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द ऑब्जेक्शन, उसका सही रूट समझो। हम रूट समझते ही नहीं है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट, उससे पूछो इसके बारे में। मान लो जैसे मैंने बताया, उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है। अभी पीछे ही हमारे क्लब में एक सज्जन आए, वो बोलते हैं जी मैं तो कमाता ही 200 रुपये हूँ महीने, दिन के, अब मैं अपने ऊपर इतना पैसा कैसे लगाऊंगा? 280 रुपये का शेख क्लब में है, 200 रुपये वो कमा रहा है, क्या वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, अगर उसका वाई क्लियर है तो, कि कितने दिन इस्तेमाल करना है, उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, राइट। व्हाट स्पेसिफिकली कंसर्न, उसको स्पेशली रिजल्ट चाहिए किस चीज में। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस बीच में, 14 साल के एक्सपीरियंस में, कि एक साइकिल पे आने वाला व्यक्ति भी पूरा प्रोडक्ट लेकर जाता है, और एक मर्सिडीज और में बैठा हुआ, एक फॉर्च्यून में बैठा हुआ व्यक्ति भी सारा प्रोडक्ट छोड़ जाता है, वो आपसे नहीं लेता।
इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट हाउ दे फील। अगर वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है और उसको मालूम है कि उसकी समस्या का समाधान यही मिलने वाला है, तो वो 100% आपको ज्वाइन करेगा, आपसे प्रोडक्ट लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप उसके रूट को, उसको ही नहीं समझ रहे हैं, आप उसकी जड़ ही नहीं समझ रहे, वो ऑब्जेक्शन कर क्यों रहा है, वो आपको मना क्यों कर रहा है, तब तक आप उसको प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं डेवलप कर सकते, ना ही आगे उसको लेकर जा सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसके बेसिक रूट को उसको समझना है। क्या उसके घर परिवार में लोग मना कर रहे हैं? कई बार होता है हस्बैंड आता है इस्तेमाल करने, बीवी मना कर देती है। कई बार होता है लेडीज आ रही है, बीवी आ रही है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हस्बैंड मना कर देते हैं। तो उसको जब आप सुनेंगे अच्छे से, उससे बातचीत करके देखेंगे, तो आपको जड़ मालूम चलेगी वो क्यों नहीं करना चाहते। और देन फिर वो उनकी समस्या का आप अच्छे से समाधान दे सकते हैं और उनको आगे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। जब उनकी स्पेसिफिकली चीजें आपको पता चल जाएंगी, इसको पता करने के लिए सबसे बेहतर क्या है, एक डायरी पेन लेके बैठो, कस्टमर को बैठाओ और उससे बातचीत करो, और जो जो पॉइंट्स आपको लगे उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहो, ताकि आप भूलो नहीं। उनको रिफ्रेमिंग करो ऑब्जेक्शंस के लिए, राइट, रिफ्रेमिंग करना जरूरी है। तो उनको कई बार अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको उनको अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, नहीं बॉस इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी मिसेज मुझे इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती है, मेरा कोई लेडीज आती हैं, बहुत सारी लेडीज हमारे साथ हैं। अब लेडीज आती हैं, अब लेडीज आन के बोलती हैं, नहीं जी मैं मेरे हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी, या मेरे हस्बैंड से मैं पूछ कर बताऊंगी। कितने लोगों को ये आंसर आता है कि मैं आ गई समझने के लिए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी, है ना? बहुत सारे लोगों को आता है। अब इसमें क्या होता है, अब हस्बैंड को वो जाकर जब बोलेंगे तो क्या होगा, सीधा आंसर आएगा नो, पैसे बर्बाद कर देगी, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में उनको एक समाधान देना चाहिए। ऐसे नहीं, आपने कल अपने हस्बैंड को लेकर आइए साथ में, कल सुबह का नाश्ता उनका हमारे साथ फ्री है। जब आप नेक्स्ट डे के लिए उनको अपॉइंट करते हैं और वो लेकर आते हैं ना, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला आया है और वो घर जाके समझाएगा और बोलेगा मैं वेट लॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहती हूँ और वहां पे इतना रुपया चार्ज है, तो सीधा एक जवाब आना है नो, कुछ नहीं करना इसमें, उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि आपने समझाना कुछ नहीं है, हम समझाएंगे, आप उन्हें कल लेकर आइए, यहाँ उनके भी एक दिन का फ्री चेकअप करेंगे, चेकअप नहीं भी करवाएंगे, हमारे साथ नाश्ता करेंगे। तो जब अगले दिन वो पर्सन आता है और आप उसको समझाते हो अच्छे से कि क्या समस्याएं हैं इनके अंदर, किस तरीके से ये हम यहाँ पे ठीक करेंगे, हमारा प्रोसेस क्या है, तब वो व्यक्ति अच्छे से समझ पाता है और अपने पार्टनर को इजाजत देता है कि हाँ भाई तुम स्टार्ट करो, राइट। अब कई व्यक्ति कॉस्ट को लेकर बोलते हैं महंगा है, तो मेरा ये सवाल हो जाता है कि भाई देखो महंगा क्या नहीं है, सस्ती क्या चीज है? कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज सस्ती है इस दुनिया में, वो है इंसान की जान, है? और फिर आप इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हो, भैया जो व्यक्ति आ रहा है उसने कितना गोल्ड पहना, बोलो गोल्ड की जगह पे तांबा पहन लो ना, पीतल पहन लो ना, गोल्ड ही क्यों पहन रखा है? भैया सोना तो सोने के भाव मिलेगा, वो तो सस्ता होता नहीं। सो ये सब आप कब कर पाएंगे, जब उसका कंसर्न आप सही से समझेंगे, उसको मोल्ड कर पाएंगे, राइट, उसके डाउट्स को रिफ्रेम करेंगे एक एक करके। महंगा है तो किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, घर में पूछकर आना है तो किस तरीके से आना चाहिए, किसी ने बताया कोई साइड इफेक्ट है तो उसको किस तरीके से हमें बताना चाहिए, इन सबको आपको समझाना पड़ेगा और इनके डाउट्स को रिफ्रेम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस को रिफ्रेम करना पड़ेगा। देन प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड टेस्टिमोनियल। अब बात आती है एविडेंस, उसको जब हम रिफ्रेम कर रहे हैं तो रिफ्रेमिंग के साथ साथ हमें कुछ स्टोरीज शेयर करने की जरूरत पड़ती है। हेलो, अरे अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ स्टेज पे। हम्म, आप खा लो, मुझे टाइम लगेगा। तो हाँ,
अब क्या बात आती है, अब आती है टेस्टिमोनियल्स, मतलब एविडेंस देने की, कि जब कोई व्यक्ति, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, कई बार हमें सब कुछ दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, शो करना पड़ता है डाटा, राइट, और एक्साइटमेंट के साथ। अब ये एक्साइटमेंट कई बार डाउन हो जाती है, कई बार हम घबरा जाते हैं, डिमोट हम खुद सामने वाले के सवालों में उलझ जाते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा एक सवाल आता है, सब लोग के साथ आता है, वो क्या आता है? प्रोडक्ट बहुत महंगा है। किस किस के साथ आया है ये सवाल? ये मार्केट में बहुत कॉमन सवाल है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आया है ना सबके साथ में? वेरी गुड। अब जब आप ये सवाल में बात करते हो कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, हैं? तो अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, आप सभी से, अभी हैंड नीचे कर लो। सबको ये सवाल आ गया ना, अभी हैंड नीचे तो कर लो। अब आप सभी से सवाल है, आप में से किस किस को ये प्रोडक्ट महंगा लगता है अपने लिए? वो हैंड रेज करो। सारे झूठ बोल रहे हो इस टाइम पे, सारे झूठ बोल रहे हो। आपको अपने लिए भी महंगा लगता है, क्योंकि 2 टाइम शेक आप पी नहीं रहे, टेबलेट्स नहीं खा रहे, अभी तक स्किन का प्रोडक्ट भी नहीं मंगाया बहुत सारे लोगों ने। कि तो जनरली बताइए किस किस को महंगा लगता है? टैप टीम्स को छोड़ दो, टैप टीम्स के लिए तो फ्री माफिक है। हाँ। अब इसका आंसर क्या है? जब तक आपको महंगा लगेगा, आपके कस्टमर को महंगा लगेगा, क्योंकि हर्बलाइफ का पहला रूल क्या है? यूज द प्रोडक्ट, यूज ऑल द प्रोडक्ट। अब जब मुझे ही महंगा लग रहा है, तो क्या मैं अपने कस्टमर को ये कभी सेटिस्फाई करा पाऊंगा? नहीं बॉस, ये महंगा नहीं है, ये सस्ता हो सकता है, मैं कभी करा पाऊंगा ये फीलिंग? नहीं, क्योंकि मुझे ही ये महंगा लग रहा है। मेरे ही एक सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ बैठा हुआ है, अरे यार हर्बलाइफ प्रोडक्ट बड़ा महंगा है यार, 280 रुपए का शेक है, फिर टेबलेट दे दो। जब हम पैकेज बना रहे होते हैं ना कस्टमर के लिए, तो हमारे दिमाग में ये भरा रहता है, यार कितने का पैकेज बनाऊं, इसे प्रॉब्लम तो जॉइंट्स में भी है, इसे प्रॉब्लम यहाँ भी है। तो हम डाउट में आते हैं, और पैकेज को बनाते टाइम हमारे हाथ कांपते हैं, और जब कस्टमर से पैकेज बन भी जाता है ना, कस्टमर से पैसे लेने की बारी आती है, तो हम ये सोचते हैं ऊपर से नीचे तक देखते हुए कि यार ये शायद कस्टमर ना 12,000 का लेगा नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसे पहले ही मैं डिस्काउंट बता देता हूँ, 25% मिल जाएगा जी आपको डिस्काउंट पे। जबकि अभी तक कस्टमर ने आपसे डिस्काउंट की कोई बात भी नहीं की है, और आपने उसे पर्ची उसके हाथ में दी भी नहीं है। ये क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे कम है। समझ आया आपको? तो अगर आपके लिए ये प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं आपको बता दूं, आप कभी भी इस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते अदर पर्सन को, क्योंकि ये आपको ही महंगा लगता है। आप खुद ही इस महंगे सस्ते के जाल में फंसे हुए हो। आप खुद ही अपने कस्टमर को खुद परोस के दे दो, तो लो जी 25% पे ले लो, लो जी मेरे से 35% पे ले लो। और बॉस, सोना आज अगर 80,000 रुपए है, तो 80,000 रुपए ही मिलेगा, वो 79 नहीं मिलेगा। अगर 79 मिल रहा है, तो वो नकली है। मानते हैं बात? मानते नहीं मानते? उसमें मिलावट रहेगी नहीं रहेगी? है। तो ऐसे ही अगर प्रोडक्ट आप सस्ता करके दोगे, तो क्या होगा? जब आपके माइंड में ही प्रोडक्ट महंगा आ रहा है, तो आप सस्ता करोगे, लोगों को बोलोगे 25%, वो उसके लिए भी महंगा है उस टाइम पे, वो तब भी महंगा बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा ये सस्ता है, क्योंकि उसने आपकी फीलिंग्स को भाप लिया, आपके डर को महसूस कर लिया। और अगर आप सिर्फ अभी बैंकों वाली भाषा में बात करोगे, बैंक वाली भाषा कौन सी होती है? सर 15,890 रुपए ओनली लाइए। सर 20,221 रुपए ओनली लाइए। बोल के देखो ऐसे, कितना मजा आएगा। ओनली से आप कितने का पैकेज पड़ेगा जी महीने का? सर 20,221 रुपए ऑन सिर्फ लाइए, अभी ऑर्डर कराता हूँ। तो आपके लिए ये रकम छोटी होने लगेगी, राइट। और जब आपके लिए छोटी महसूस करने लगोगे, तो आपके कस्टमर के लिए भी छोटी हो जाएगी। सो हम कई बार यही गलती करते हैं, हम खुद ही महंगा समझे बैठे हैं, और हम अपने कस्टमर को खुद खराब करते हैं बॉस।
पहली बात तो सुनते नहीं है उसकी, उसको सही सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, कई बार उसको प्रोडक्ट चेप रहे होते हैं, उसको जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ले ले भैया, ले ले भैया, है ना। तो हमें ये चूज करनी पड़ेगी, चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने कस्टमर को हमेशा खोते रहेंगे। उसको शेयर, डाटा प्रोवाइड कराओ, शेयर करो, टेस्टिमोनियल अपनी स्टोरी से शुरू करो, अपने स्पॉन्सर की स्टोरी शेयर करो, उसको अपने एक्साइटमेंट के साथ कि देखो जी मेरा रिजल्ट कितना शानदार रहा है, देखो जी मेरे स्पॉन्सर का रिजल्ट ये है, मेरे क्लब में ये कंज्यूमर आ रहे हैं, इनका रिजल्ट ये आया है, राइट। तो उसको भरोसा होता है। देन आप शेयर करो रिजल्ट, स्टेटिस्टिक मतलब डाटा शेयर करो, देखो हमारा प्रोडक्ट इतना सेल होता है, इतने सारे लोग खाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आप बेफिक्र होके इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। बट जब हम ये चीजें नहीं करते हैं तो फिर समस्या होती है। ऑफरिंग अ ट्रायल, उसको ट्रायल दो। हम कई बार घर पे जब चेकअप करते हैं तो ट्रायल नहीं देते, सैंपलिंग नहीं देते। क्लब में तो हम देते हैं सैंपलिंग, लेकिन घर पे हम सैंपलिंग प्रोवाइड नहीं कराते। सैंपलिंग दो, सैंपलिंग सैंपलिंग कैसे देनी चाहिए, एक गिलास आपका बना हो और एक गिलास कस्टमर का। जिस प्रोडक्ट में से आप बनाओ उसी प्रोडक्ट में से उसको देना है। कई बार होता है प्रोडक्ट खत्म होने वाला होता है, एक अफ्रेश खोली हमने, अब वो खत्म होने वाली है, वो एक कस्टमर को बना के दे दी और दूसरे पैकेट खोला उसमें से हमने बना ली। अब कस्टमर कहता है मुझे दूसरी दी, इसने बना के खुद दूसरी पी रहा है, तो आप फंस गए फिर। और सैंपलिंग कराने के लिए न्यूट्रिशन क्लब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ कस्टमर को सैंपलिंग भी होती है, उसको स्टोरीज भी मिलती हैं, उसको कंपनी की डिटेल्स भी मिलती हैं, राइट। और वो कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं सही लोगों के बीच में हूं। जो लोग न्यूट्रिशन क्लब का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं उनके लिए तो ऑफरिंग बहुत थोड़ा सा टफ पड़ जाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए, ओपन प्रोडक्ट रखना चाहिए अपने पास हमेशा। और जब एक गिलास आप खुद अपने लिए बनाओ, फिर बाद में कस्टमर का बनाओ। पहला अपने लिए, फिर कस्टमर के लिए। कई बार हम यही गलती कर देते हैं, जैसे मैंने बताया अफ्रेश खत्म होने वाली है, कस्टमर को दे देते हैं, खुद नहीं पीते हैं। नहीं मैं तो पी कर आया हूं, बॉस वो कभी पिएगा ही नहीं, और आपका एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट कस्टमर खो देते हैं आप खुद। तो इसलिए उसको सैंपल ऑफर करो। सैंपलिंग करने से मत घबराओ, जितना आप सैंपल करोगे, मार्क्यू साहब ने प्रोडक्ट को सबसे पहले सैंपलिंग करना चालू किया था कार की डिग्गी से। किस किस को पता है स्टोरी, कार की डिग्गी में रख के प्रोडक्ट को जगह जगह जाके सैंपलिंग करना चालू करा था, सेल तो बाद में करी। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा सैंपलिंग, कितने लोग सैंपलिंग कर सकते हैं। देखो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए। सैंपलिंग तो तब कराओगे ना जब तुम्हारे स्टॉक में प्रोडक्ट होगा। अभी तो प्रोडक्ट ही नहीं है, सैंपलिंग कहाँ से कराओगे बताओ। किस किस के पास प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है। एक शेक खुला होना चाहिए, शेकमेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, अफ्रेश होनी चाहिए, इन सबकी सैंपलिंग होनी चाहिए आपके पास, ओपन प्रोडक्ट हमेशा। अगर ये ओपन नहीं है, और शेकर कप होना चाहिए आपके पास सैंपलिंग के लिए। शेकर कप बनाओगे काय में, मिक्सी ढूंढते फिरोगे, पानी तो गर्म मंगा लोगे कहीं जाके, है, लेकिन कैसे करोगे। तो सैंपलिंग प्रोडक्ट आपके पास ओपन होना चाहिए, तभी आप सैंपलिंग करा पाओगे। और उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तो कल ही ऑर्डर करो जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है। देन स्टेइंग पॉजिटिव एंड परसिस्टेंस। सो पॉजिटिव रहना हमेशा, चाहे व्यक्ति सेल करे या ना ले, चाहे वो पॉजिटिव हो या ना हो, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको मालूम है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, आपको मालूम है आप कितनी बड़ी फॉर्म के साथ काम कर रहे हो, कितने लाखों कस्टमर हैं हमारे पास, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है, ये आपको पता है, वो उससे नहीं पता। आपने अपने ऊपर अपना जो हेल्थ रिजल्ट है उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो उसे नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस रिजल्ट पे फोकस रखना है। आपको अपने रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी और के छोड़ दो, हटा दो सेकंड पर्सन, आपको अपने रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए।
उस पर कॉन्फिडेंस रखोगे, अपने रिजल्ट के लिए खुश रहना सीखो। चाहे आपका 2 किलो कम हुआ हो, 1 किलो कम हुआ हो, चाहे आपकी एनर्जी बढ़ी है, चाहे आपने 1-2 किलो बढ़ाया है, जो भी रिजल्ट है आपका, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए फुल ऑफ, कि आप अगर ये प्रोडक्ट मुझे इतना फायदा कर सकता है तो दूसरे को भी कर सकता है। फिर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे साथ सारे के सारे प्रोडक्ट पे, कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो जब आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, कस्टमर कभी भी ना प्रोडक्ट नहीं खरीदता, याद रखिएगा, कस्टमर आपका कॉन्फिडेंस खरीदता है। लिख लो ये लाइन, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो आपका कॉन्फिडेंस खरीदता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने प्रोडक्ट को लेकर। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इसीलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बेचते हैं बॉस, आप अपना कॉन्फिडेंस बेचते हैं। अगर वही डाउन है तो आप गए। हैंडलिंग कॉमन ऑब्जेक्शंस, कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या रहते हैं? वैल्यू ऑफ अफोर्डेबिलिटी, कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, प्राइस को लेकर रहता है। कॉमनली क्वेश्चंस जो रहते हैं कि प्राइसिंग मेरी समझ में नहीं आ रही जी, बहुत महंगा है। कंपटीशन है, हाईलाइट रहता है यूनिक फीचर एंड बेनिफिट्स। तो कंपटीशन बहुत है मार्केट में, आपको प्राइस को लेकर बोलेंगे, फिर बोलेंगे वो मुझे सस्ता दे रहा है, मुझे तो यहाँ सस्ता मिल जाएगा, राइट। टाइम की ऑफरिंग, और तो आप इन तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करना। सो ऑफरिंग फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग और क्विक डेमोन्स्ट्रेशन, जल्दी जल्दी क्विक डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, ट्रस्ट बनाइए अपना, है, क्रेडिबिलिटी थ्रो सर्टिफिकेशन, टेस्टिमोनियल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यही चीजें मैंने आपको बताई कि प्राइस को लेकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग, कंपटीशन बताते हैं आपके सामने कि मुझे इधर सस्ता मिल रहा है, मेरा पड़ोसी सस्ता दे रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। टाइम को लेकर के यार, तो हर्बलाइफ कब आई थी, अब तो बेकार हो गई है, इसमें बहुत ज्यादा वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 4 किलो कम करना है या 3 किलो कम करना है महीने का, तो मैं तो डाइट करके कर लूंगा, भूखा रह के कर दूंगा, एक्सरसाइज करके कर लूंगा। जिम में तो 1000 रुपए में ज्वाइनिंग मिलती है, 500 रुपए में ज्वाइनिंग मिलती है, वहां इतना वजन कम हो जाएगा एक्सरसाइज करके, मैं तुम्हारा 10,000 का पैकेज क्यों लूं, राइट। सो वैल्यू के लेकर होती है कि जिम में जब एक्सरसाइज कर सकता हूं तो यहाँ क्यों आऊं मैं, है ना। सो वैल्यू, ट्रस्ट, कि भैया होगा भी, कोई तुम्हारे पास ये ट्रस्टेड कोई टेस्टिमनी है। हालांकि ये बाहर कोई क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन जब बात आती है हर्बलाइफ की तो लोग क्वेश्चन करते हैं। बाहर गोलगप्पे वाले से जो नाले के ऊपर ठेला लगा के बैठा है, उससे कोई नहीं पूछता भाई साहब इसको खा के बीमार तो नहीं पड़ूंगा। और वहां दबाकर एक गोलगप्पे वाले के पास जाओ, देखो उसके हाथ तक खराब हो जाते हैं गोलगप्पे खिलाते खिलाते पानी से, और फिर भी लोग खा रहे होते हैं दबाकर, मजे ले लेकर, चटकारे ले लेकर, है नहीं। उससे कोई नहीं पूछता भाई कि मैं गंदा खा रहा हूँ, खराब खा रहा हूँ, इससे मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा। लेकिन जब आप एक हाइजीन प्रोडक्ट एक अच्छे से गिलास में सर्व करके दे रहे होते तो वो पूछता है इसको खाने से क्या बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा मैं, ये गर्म पे आप ठंडा पिला रहे हो, मेरी परेशानी तो नहीं बढ़ जाएगी, राइट। तो ये आपसे सवाल उठते हैं, तो इसको आप कैसे सर्व कर सकते हो? उसको अफोर्डेबल बनाकर, कंपटीशन के बारे में उसको समझा करके, बॉस सोना सोने के दाम पर ही बिकता है, चांदी के दाम पे नहीं मिलेगा। टाइम की क्वालिटी दे सकते हो उसको, कि किस तरीके से आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, कि भैया देखो इसका रिजल्ट इतना आया, लेकिन इसने अपना इतना टाइम दिया हमें। जिम में आप 2 घंटे लगाते हो तो इतना रिजल्ट मुश्किल से मिल पाता है, हमारे पास इतना देते हो तो रिजल्ट इतना सारा आता है, राइट। और टेस्टिमनी अपनी और अपने लोगों की शेयर करके आप ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। रिमेंबर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ स्किल दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। याद रखिए कि ये एक स्किल है जो आपको प्रैक्टिस से आती है। एंड एक्टिवली लिसनिंग, एम्पैथीजिंग एंड प्रोवाइडिंग टेलरेड सॉल्यूशन। सो अगर आप सॉल्यूशन देते हैं, एक्टिवली सुनते हैं, और तभी आप अपने कस्टमर से बार बार डीलिंग करते हैं, तभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है।
एक पिक्चर देखी और चले गए, राइट। सो इसलिए क्या करना है हमें, रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप ऑब्जेक्शन हैंडल को सीख सकते हैं, और ये एक स्किल है, इंजेक्शन में भर के नहीं दी जाएगी। हर कस्टमर यूनिक है, हर एक माइंड यूनिक है, हर एक के माइंड में एक नया क्वेश्चन पुट ऑन होना है। आपको ये ध्यान रखना है आपको कब किसका और कैसे जवाब देना है, राइट। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, रिक्रूटिंग के ऊपर क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। जब हम रिक्रूटिंग की बात करते हैं तो हमारे को तब भी, जब हम किसी को जोड़ने की बात करते हैं कि आइए हमारे साथ वर्क कीजिए, तब भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। वो क्या क्वेश्चंस रहते हैं रिक्रूटमेंट पे, तो एक तो हो गया हमारा सेलिंग पार्ट, दूसरा आ गया जब हम लोगों को अपने साथ वर्किंग के लिए जोड़ते हैं, और फिर हम हमारे पास ये मेरे पास ज्यादातर सवाल आते हैं कि सर लोग ना हमारे साथ एसोसिएट नहीं बन रहे, हमारे एसोसिएट क्रिएट नहीं हो रहे। किस किस के साथ होता है ऐसा, एसोसिएट कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहा है, वही चीज सेम चीज कि हम लोगों को सुन नहीं पा रहे हैं, हम सुनते नहीं है, उनको चाहिए क्या, उनकी फीलिंग्स को अटैच नहीं कर रहे, सेम तीनों क्वेश्चन है। एंड उनको जब हम पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो हर्बलाइफ करें क्यों। अब किसी ने कह दिया हर्बलाइफ ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, बंदे मैं नहीं जोड़ सकता जी, मेरे बस की नहीं है बंदे जोड़ना। अरे भैया हम कौन से यहाँ बंदे जोड़ने बैठे हैं, नहीं, इट्स अ प्योर बिजनेस, इट्स अ प्योर बिजनेस, बंदे तो अपने आप जुड़ते हैं, राइट। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना जरूरी है। क्या आपको घर घर जाके लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं भैया, जोड़ने के थोड़ी ना पैसे मिलते हैं, या काम करने के पैसे मिलते हैं। और काम क्या करना होता है, लोगों की सेहत ठीक करानी है। सेहत तो ठीक करा सकते हो, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हो। कोचिंग सेंटर में क्या इनकम आती है, नहीं आती, ज्वाइन करने की नहीं आती ना कोचिंग सेंटर में इनकम। तो हमें क्या करना होता है, ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ हम लोगों को टीच कर रहे हैं हेल्थ कोच बनने के लिए। जब आप हेल्थ कोच बन जाते हैं तब आपको इनकम चालू होती है, तो इसलिए उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उनके सवालों में भिड़ना नहीं है, उनको समझना है और समझाना है कि बॉस किस तरीके से आप अपने आप को एक हेल्थ कोच बना सकते हो हमारे साथ जुड़ के। देन क्वेश्चंस वही, कैन यू टेल मी मोर अबाउट, आपकी कंसर्न क्या है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, एंड स्पेसिफिकली क्या आपको, आपको सेहत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट, आपको टाइम चाहिए, क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली exactly? आप टीचिंग करना पसंद करते हो, आप लोग आप लर्निंग करना पसंद करते हो, आप सीखना पसंद करते हो, आप सिखाना कब पसंद करते हो, आप फन और इंजॉयमेंट पसंद करते हो। आपको ये मालूम होना चाहिए, सवाल आपको उनसे करने, स्पेसिफिक सवाल कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या हर्बलाइफ से, क्योंकि हर्बलाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे। आप यहाँ पे टीचिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो सकते हो, आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप यहाँ पे लर्निंग कर सकते हो, सीख सकते हो, आप यहाँ पे लोगों को सिखा सकते हो, आप यहाँ पे फन और इंजॉयमेंट कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे चैरिटी कर सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी मालूम क्या है, किसी व्यक्ति को काम सिखा देना। अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता ना और काम सीख जाता तो जिंदगी भर उसके पुश्ते दर पुश्ते आराम से खा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चैरिटी, और हर्बलाइफ वही चैरिटी हर रोज कर रही है। वुड यू व्हाट वुड यू लाइक टेक टू फील कंफर्टेबल मूविंग फॉरवर्ड, तो उसको क्या अच्छा रहेगा, जब जब आप उससे बातचीत करेंगे प्रोस्पेक्ट से अपने, तो उसको बात करते में मालूम चलेगा कि उसको किस तरीके से आपको मूव करना है। अगर किसी को टीचर बनना है तो आपको समझाना पड़ेगा भाई वर्ल्ड टीम आप बनो तो आप इसको स्टेज मिल सकता है, आप लोगों को सिखा सकते हो। एज वेल जब तक आप वर्ल्ड टीम नहीं हो तो आप जब अपने डाउन में कस्टमर बनाते हो तो आप कस्टमर को सिखाते हो, टीच करते हो कि भैया रिजल्ट कैसे लेना है। जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो अपने एसोसिएट को सिखाते हो कैसे एक्टिविटी करनी है, ये भी तो टीचिंग ही है। कैसे कस्टमर बनाना है, कैसे एसोसिएट बनाना है, एवरीथिंग इज टीचिंग, राइट। और जब आप बड़े लेवल पे पहुंचते चले जाते हैं तो इस तरीके से आप एक बड़े टीचर भी बन जाते हैं। तो हर एक स्टेप यहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको उसकी रिक्वायरमेंट मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस कंसर्न डायरेक्टली। उसको कंसर्न क्या है, इट इज नॉट
पिरामिड स्कीम, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो एमएलएम है, पिरामिड है, इसको दो जोड़ो यहाँ पे, दो जोड़ो यहाँ पे, ऐसे कर लो। है आई डोंट, मेरे पास इसके लिए कोई टाइम नहीं है, मैं बंदों को जोड़ नहीं सकता। किसने सुना है? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। किसने सुना है ये पिरामिड स्कीम है, मैं बंदों को जोड़ नहीं सकता? अभी मैंने इसी के बारे में आप लोगों को बताया, राइट? तो उसको डिस्कस करो, फ्लेक्सिबल, उसको सब एक्सप्लेन करके समझाओगे एमएलएम में फर्क क्या है और हमारे कंपनी में फर्क क्या है। इट्स नॉट अ एमएलएम, पिरामिड स्कीम, है ना? ये एक प्योर बिजनेस है। आप एक हेल्थ कोच बनते हैं, लोगों की सेहत ठीक कराते हैं, आपको पैसा आता है बॉस। आपको पैसा आएगा उनकी सेहत ठीक कराने का, आपको मैंने जोड़ा, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। देन बंदा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। डिस्कस करो और उसकी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी निकालो। ऐसा नहीं है किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास होता है, बस लोग अपना टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं मोबाइल में रीलें देख देख कर। 2 घंटे रील स्क्रॉल कर दी, 2 घंटे खत्म हो गए, मालूम भी नहीं चला आपको। है तो रील स्क्रॉल करने से बढ़िया 2 घंटे एक्टिविटी कर लो, 4 लोगों को बता दो, ज्यादा बढ़िया है ना? तो आपको उनके टाइम को मैनेज करवाना पड़ेगा, किस तरीके से टाइम मैनेज करें वो। देन आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, मुझे जी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा सिस्टम है, हम सब कुछ सिखाते हैं, आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम में अपने आप को डाल दो। यहाँ ट्रेनिंग ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हर तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, बस आपको क्या करना है, जज्बा रखना है सीखने का, तो आप सीख सकते हो। यूज द फील, फेल्ट, फाउंड एंड मेथड, राइट? अंडरस्टैंड how you feel. Many people felt the same way when they first heard about this opportunity. However, they found that. So, तो आपको अपनी फीलिंग बतानी है, अपनी फीलिंग से उसको कनेक्ट करना है। आप कैसे कनेक्ट हुए इस कंपनी के साथ में, आपको क्या एक पॉइंट क्लिक किया जो आप इस कंपनी को ज्वाइन किए और आपने अपना करियर ही इस कंपनी को बना लिया, राइट? और आप उसके लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब कई बार ना हम अपने जो एसोसिएट बना रहे होते हैं ना, उसको ये चीज हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आप खुद डाउट में लगते हैं, डाउट बहुत बड़ा किलर खंजर है जो मार देता है सबको ऐसे घुस घुस के। अगर आपको डाउट है अपने करियर को लेकर, आपको डाउट है कि आप ग्रो नहीं कर सकते, तो आपका कस्टमर छोड़ जाने वाला है वो छोड़ के। क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके लिए कंपनी जो डिसीजन लिया चुनने का आपने सही किया? आप कितने कॉन्फिडेंट हो? और वो कॉन्फिडेंट यहां झलकता है इतने हिस्से पे, समझे? और अगर वो इतने हिस्से पे नहीं झलकेगा ना आपके, तो वो जाने ही वाला है। सो आप कितने कॉन्फिडेंट हो? आपने, आपको क्या पॉइंट टच किया था जब आपने पहली मीटिंग देखी? जब व्यक्ति बोलता है ना यार ये तो वही आ गया है, मतलब दो जोड़ो इधर, दो जोड़ो इधर। अब कई बार क्या होता है, इस बात पे हमें ना मिर्चें लग जाती हैं, हम वो करते नहीं है। तो हम एसोसिएट हर्बलाइफ के दिल से जुड़े हुए, तो हमें क्या लगती है, मिर्चें लगती हैं, हम पता नहीं उल्टे सीधे इसके जवाब देते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी बातें सुनने के बाद बॉस बोलो बॉस सुनो, ये वो नहीं है डायरेक्ट, ये सेलिंग बिजनेस है। आप हेल्थ कोच बनेंगे जिसके लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है। मुझे ये कंपनी क्यों अच्छी लगी, स्पेसिफिक रीजन आपका क्या, आपको मालूम है आपको क्यों अच्छी लगी ये कंपनी? ऑल ऑफ यू, आपको मालूम है आपको ये कंपनी क्यों अच्छी लगी? आप क्यों कर रहे हो इसमें काम? क्या आपका ये जवाब क्लियर है? सो जब आपको ये जवाब क्लियर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा उस टाइम पे, बस सुनो, मुझे ये कंपनी इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, यहाँ पर एक दूसरे को ग्रो किया जाता है, बढ़ाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। यहाँ डाउन नहीं किया जाता। यहाँ कोई अगर डाउन हो रहा है तो उसे हाथ पकड़ के उठाया जाता है, बॉस आजा मेरे साथ, आगे बढ़, मैं बढ़ रहा हूं तू भी बढ़, राइट? आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते और अरे इसमें बहुत सारा पैसा है इसलिए मैं आ गया, नहीं बॉस, आपको वो फीलिंग किससे आई है? आप ये नहीं बोल सकते मैं, अरे इसमें मैंने देखा बहुत बड़े बड़े चेक आते हैं इसलिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी ना। इट्स नॉट अ राइट आंसर। द राइट आंसर इज कि बॉस यहाँ पे मैंने जो देखा, पैसा तो है वो आएगा, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब
इस कंपनी में जब आप आए हो और सही से काम कर रहे हो तो वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा। बट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका रीजन गलत है, आप लोगों को वो रीजन नहीं देते। जैसे मुझे क्या अच्छा लगा था इस कंपनी में, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस में बताऊं, मुझे अच्छा लगा था कि यहाँ पे पैसा तो है लेकिन यहाँ पे रिकॉग्निशन बहुत है। यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए ना रिकॉग्नाइज बड़ा किया जाता है। और मुझे रिकॉग्निशन तो पसंद होती है, मुझे तो है, लेकिन मुझे रिकॉग्निशन करना बहुत पसंद है। करवाना तो है ही है पसंद, लेकिन रिकॉग्निशन करना बड़ा पसंद लगता है। कि जब आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हो या होस्ट बन के रिकॉग्नाइज करना, इट्स रियली अमेजिंग थिंग, राइट? सो बड़ा मजा आता है उसमें। और दूसरी चीज क्या अच्छी लगी थी कि यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम बहुत है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि और मार्केट में लोग एक दूसरे के लेग पुलिंग करते हैं, खींचते हैं। यहाँ सपोर्ट करते हैं, नहीं बॉस बढ़ो आगे, क्या हेल्प चाहिए बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूं, राइट? बट आपका क्या रीजन हो सकता है वो आपको मालूम होना चाहिए। आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते, सिर्फ अपने नए प्रोस्पेक्ट को जो आपके साथ एसोसिएट बनना चाहता है, मुझे रिजल्ट आया इसलिए मैंने ज्वाइन कर ली, मैंने ज्वाइन कर ली तो मैंने सोचा चलो इसी में कर लेते हैं काम। अब इसी में मैंने काम चालू कर दिया तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे सुपरवाइजर बन गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे वर्ल्ड टीम बन गया। और नॉट अ राइट आंसर। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द वर्ल्ड टीम लेवल को अचीव करने के लिए। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपने वर्क हार्ड किया सुपरवाइजर्स क्वालिफाई करने के लिए। क्या बैठे बैठे बन गए थे? नहीं, राइट? सो आपको वो सही चीज अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी पड़ेगी। आप क्या फील करते हो कंपनी के बारे में वो आपको बताना पड़ेगा। शेयर सक्सेस स्टोरी, देन फिर अगेन आपको स्टोरी बतानी है, जैसे मैंने अभी अपनी स्टोरी शेयर करी, राइट? आपको हाइलाइट्स मूवमेंट बताने हैं, अचीवमेंट्स बतानी है, राइट? आपने क्या क्या अचीव किया यहाँ आन के। सिर्फ पैसे को तोलना ही नहीं होता सब कुछ। मैं आपको बता दूं, हर्बल लाइफ से पहले ना मैं भी पैसे को नहीं बोला, पैसा क्या है, पैसा पैसा पैर की जूती आज का मैं, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो बात की बात है, ये कमजोर लोगों के डायलॉग होते हैं वैसे, बट आम जिंदगी में डायलॉग यही चलते हैं। तो इसीलिए क्या है, आप पैसा पैसा नहीं कर सकते हर बार, आपको एग्जैक्टली सही आंसर देना पड़ेगा। अपनी स्टोरी में वो सही इमोशंस डालने पड़ेंगे और वो बताना पड़ेगा व्हाई यू डिड चूज हर्बल लाइफ एज अ करियर, व्हाई यू चूज इन हर्बल लाइफ एज अ करियर। बहुत सारे ऑप्शंस थे ना आपके पास, बहुत सारे लोग तो अपने अपना पर्सनल छोड़कर, जैसे हमारे दिलेश्वर जी हैं, वो अपना पूरा कारोबार बंद करके हर्बल लाइफ कर रहे हैं, हैं? मैंने अपना काम छोड़ के मैंने हर्बल लाइफ एज अ करियर चुना, काम तो कुछ और कर रहे थे लेकिन आज हर्बल लाइफ कर रहे हैं। क्यों चुना? वो रीजन क्या है? पैसा ही नहीं हो सकता खाली, वो आपके इमोशंस होते हैं। वो हर्बल लाइफ में वो इमोशन कौन सी मीटिंग में आए आपको, वो आपको याद रखना होगा। ऑफर क्लियर नेक्स्ट स्टेप। सो अब नेक्स्ट क्या रहता है कि आप उसको नेक्स्ट स्टेप बताइए क्लियरली कि आपको क्या करना है। वुड यू बी ओपन टू लर्निंग मोर अबाउट द कंपनसेशन प्लान? तो फिर उससे पूछो आप कंपनसेशन प्लान और सीखना चाहते हैं, फिर उसको और बताओ पूरा किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। उसका शेड्यूल सेट कीजिए, हमारी ट्रेनिंग कहाँ है, कब है, कितने बजे होंगी, कैसे होंगी, वो सारा शेड्यूल प्लान करके दीजिए। कई बार हम सिर्फ नए लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, उससे प्लानिंग ही नहीं करते। बस आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके साथ बैठ के, नेक्स्ट स्टेप बताना पड़ेगा। अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ ट्रेनिंग लेनी है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ ट्रेनिंग लेनी है, इस महीने में इतनी सारी ट्रेनिंग्स हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, यहाँ ये पैसे लगेंगे, यहाँ फ्री वाली है। हर एक चीज उसको प्लान करके दीजिए, कैलेंडर मंगा के। रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, उन और जो भी वो डिसीजन है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, जबरदस्ती मत थोपिए उनपे कोई भी अपना डिसीजन। और पॉजिटिवली उनको कहिए टेक केयर बॉस, गुड बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अगर वो मना करते हैं तो। और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको बोलिए वेलकम टू द हर्बलाइफ फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन, है एक्साइटमेंट के साथ बोलिए, पॉजिटिव माइंड से बोलिए। दोनों ही तरीके से उनके जो भी डिसीजन है उसको आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने मना कर दिया तो आप बोले अच्छा अच्छा चाहिए चलिए बाद में बात करें, नहीं। अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है तो भी उसको बोलो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे फिर, राइट? तो पॉजिटिवली उससे गुड बाय कीजिए। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या रहती है अपनी? बी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। तो जेन्युइन रहना जरूरी है, जेन्युइन पार्ट सबको अच्छे लगते हैं, ओरिजिनल बने रहो हमेशा,
कोई भी लल्लो जपो मत करो, हम बहुत बार पैरों में गिर जाते हैं लोगों की, छोड़ दो वो करना। रिलेशनशिप बिल्ड करने पे ध्यान दो, कोई आपको छोड़ के भी जा रहा ना मना करके, उससे रिलेशनशिप आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो आज समझ में नहीं आया है, वो 6 दिन बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद आपके साथ आ जाए। संजू कुमारी जी बैठ जाइए। इनके स्पॉन्सर याद रखें, जिन जिनके नाम मैं ले देता हूँ, बात कर लिया करें इनसे बैठ के। बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉमन ऑब्जेक्शन एंड हैव वेल रिहेजल रिस्पॉन्स। सो आपको जो भी ऑब्जेक्शन अभी बताएं इनके ऊपर ध्यान रखना है, इनके ऊपर पकड़ बनानी है, और मैं बताता हूँ आपको, कस्टमर ही आपको सिखाता है आपको क्या बात करनी है उससे, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो। बस ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कस्टमर को सुनने के लिए। है कंटिन्यूअसली इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। सो डेली अपनी जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ये डेली प्रैक्टिस है, ये स्किल डेली प्रैक्टिस करने पे डेवलप होगी, घर में बैठकर नहीं होने वाली है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जितना मर्जी सोच लें कि मैं घर में बैठे बैठे सीख जाऊंगा, नहीं होगा। आपको कंटिन्यूअसली इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। है दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चलते चलते एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सो क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने जिम ज्वाइन किया। अब जिम ज्वाइन किया तो 6 महीने हो गए जिम ज्वाइन करे हुए, हर महीने फीस दे रहा था। 6 महीने बाद अपने कोच को फोन करता है, जिम ट्रेनर को फोन करता है, बोलता है सर मेरा तो 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ, 6 महीने हो गए मुझे फीस जमा करते हुए। बोले अच्छा जी, 6 महीने हो गए आपको फीस जमा करते, रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ऐसा है, कल सुबह आप जब आओगे मेरे से मिलना। बोले अब क्या आना भी पड़ेगा मुझे? बोले और? तो अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जब आपने डिसीजन लिया है तो काम भी आपको करना पड़ेगा। घर में बैठे रहने से रिजल्ट नहीं आने वाला, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बाहर आपको निकलना पड़ेगा, लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। और ये ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन सिखाता है? आपके कस्टमर, अगर आप सुनने की क्षमता रखते हो तो। अगर आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कोई फायदा नहीं है, आप नहीं सीख सकते हैं। और ये स्किल है बॉस, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगी। जैसे रोटी बनाना, गाड़ी चलाना एक स्किल है, जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करी, आज आप जो ड्राइविंग करते हैं, वो ड्राइविंग करते हुए फोन पे भी बात कर लेते हैं, इधर उधर भी देख लेते हैं, लेकिन जब हम पहली बार ड्राइव करते हैं तो क्या है, न्यू हैंडल पकड़ते हैं और बिल्कुल सीधे, अटेंशन, कमर सीधी है, होता है नहीं होता है, और फिर भी गाड़ी गड़बड़ कर देते हैं। ऐसी रोटी बनाना, जब हम फर्स्ट टाइम रोटी बना रहे होते हैं तो क्या होता है, पूरा भारत का नक्शा बनता है, राइट? है कहीं से लंबी कहीं से टेढ़ी, और फिर प्रैक्टिस में जब हो जाती है तो क्या होता है, फोन भी चल रहा है, उधर हंडिया भी बन रही है और रोटी भी गोल बन रही है, होता नहीं होता ऐसा? सो इट्स अ स्किल। सो इसको आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा अपने लिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी चलते हैं हमारे लास्ट सेशन जो है। लास्ट आपको एक टास्क दिया गया था, याद है क्या आपको? कितने लोगों ने घर जाके 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दी? हाँ, हैंड रेस कीजिए वर्चुअल वाला। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने दिया है, ग्रेट। और बहुत सारे लोग अभी भी चादर तान के सो रहे हैं, सर्दी लग रही है इन लोगों को बहुत सारी है। 6 लोगों को दिया, वेरी गुड। मैसेज में भी आप डाल सकते हैं, ग्रेट। बहुत सारे लोगों ने इस पे वर्क किया, राइट? मेरा एक सवाल, मजा आया? किस किस को मजा आया प्रेजेंटेशन देने में? घर जाके प्रेजेंटेशन जिसने दी, मजे आए? किस किस को मजे आए? तो जिस काम में मजे आए उसको क्या करना चाहिए? बार बार करना चाहिए, है, लगातार करना चाहिए। जब आपको ये करने में अगर मजा आया है तो अब इसको स्टॉप नहीं करना है, अब इसको बार बार और लगातार करना है, और इसमें महारत हासिल करनी है। हाँ वेरी गुड, 3 लोगों को दिया आपने प्रेजेंटेशन। आतिफ खान जी, वेरी गुड। हाँ, तो जिसने भी प्रेजेंटेशन नहीं दी वो प्रेजेंटेशन दो, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको सिखाएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और प्रेजेंटेशन देने से ही आप क्लोजिंग कर पाएंगे और सीख पाएंगे, राइट? और अगर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तो क्या होगा, आप कुछ टाइम बाद ये ट्रेनिंग भूल जाएंगे, राइट? कुछ ही टाइम बाद ये ट्रेनिंग आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। सो
लोगों को ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान से उनके साथ रहिए और ऑब्जेक्शंस को प्यार से हैंडल कीजिए। हम रिलेशन बिल्ड करने के लिए आते हैं, झगड़े करने के लिए नहीं। वी ऑल आर बिजनेसमैन, नॉट अ सेल्समैन। सेल्समैन का काम है किसी से रूठ जाना, आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं कहीं और कर लेंगे, बट बिजनेसमैन का काम है कोई लेकर जाए तो भी वेलकम, कोई नहीं लेकर जाए तो भी वेलकम, राइट। कोई आपके साथ आता है स्वागत है, कोई नहीं आता नो प्रॉब्लम, उसका भी स्वागत है। हर एक का डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है, हर एक को अपने साथ मिलाकर चलना है, क्योंकि याद रखिए नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता, क्या होता है नेक्स्ट अदर, दूसरे पे जाओ, राइट। वो हमेशा नेक्स्ट अदर रहता है, और वो नेक्स्ट अदर होते होते एक दिन वापस उसी पे घूमकर वापस वो आपके साथ आ जाता है, अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो। और रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो वो बोलेगा पूरी दुनिया में कहीं भी जाऊंगा बॉस, इसके पास नहीं आना मेरे को, ये बेकार आदमी। तो कितने लोग ऐसा सुनना चाहते हैं, ये बेकार आदमी, इसके पास नहीं जाना मेरे को। आई एम श्योर कोई भी नहीं। तो इसीलिए रिलेशन बना के रखिए, स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी हमारी पोस्ट मीट होगी, जिसका लिंक मैंने वर्ल्ड टीम ग्रुप में शेयर कर दिया है। जिन लोगों के पास है वो तुरंत इमीडिएट बेस पे ट्रेनिंग खत्म होते ही ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलेंगे आज के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी की वापिस से।